अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे, आपके लिए मालूमाती चीज़ें भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज शहर भर में क्या हो रहा है और टॉप स्टोरीज़ क्या है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी को हर सूरत में फुल प्रूफ बनाया जाएगा और हमने कल ये भी देखा कि रबीउल अव्वल का चांद कल तो नज़र नहीं आया है और ये कहा गया है कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो आगे होगी। 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के लिए जो है इंतज़ामात के लिए इजलास भी हुआ है और जो कराची पुलिस चीफ हैं जावेद आलम ओढ़ो साहब, उन्होंने ये कहा है कि 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी को हर सूरत में फुल प्रूफ बनाया जाएगा और भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो क्या अपडेट्स होंगी हम आपको ये भी पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो कराची की तबाहाल सड़कें हैं, सीवरेज के बोसीदा निज़ाम है, उससे ताजरों को नुकसान हो रहा है और उस पर जो कराची प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि जो टूटी हुई सड़कों की वजह से एक तो हादसा भी हो रहे हैं और जो मार्केट्स में लोगों की आमदोरफ्त है उसमें भी कमी आ गई है। एक तरफ टैक्स लेते हैं, लग्जरीज लेते हैं और उसके बदले हमें कोई भी सिला नहीं मिलता। शहर की जो 15 दिनों में सूरत हाल हो गई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्होंने मेयर कराची से मुतालबा किया है कि इसको फौरी तौर पर जो है वो काबू किया जाए और सूरत हाल को बेहतर किया जाए। इसके अलावा सदर अलायंस मार्केट्स और मॉल एसोसिएशन फ़हीम नूरी ये कहते हैं कि कलेक्टर के ख़िलाफ़ और एमक्यूएम का एहतजाज जो है उसके हिमायत का ऐलान करते हैं। और एमक्यूएम ने कहा था कि हम जुमेरात को हेड ऑफिस जो है कि इलेक्ट्रिक का उसके सामने एहतजाज करेंगे। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुत्तहदा बिजनेस फोरम के ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन ने भी इस जो एहतजाज है उसका हिमायत का ऐलान किया है। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात रंग ले आई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद समेत सिंध के जो शहरी हैं उनके लिए खुसूसी डेवलपमेंट पैकेजेस जो है उसके लिए ग्रीन सिग्नल वज़ीर आज़म ने दे दिया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो वफ्द हैं उन्होंने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब से और उन्होंने कहा था कि कराची, हैदराबाद और सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनके लिए तरक्याती पैकेजेस की फराहमी के तरीके को हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा सिंध सरकार ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया है और 1 अरब 99 करोड़ 18 लाख 92 हज़ार की लागत से लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 4x4 डबल केबिन्स खरीदी जाएंगी जिनकी तादाद 138 है और ये असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए ख़रीदी जाएंगी। इंतहाई महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं जिसकी समरी जो है वो भेज दी गई है और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये गाड़ियाँ सौंपने के लिए मंगवाई जाएंगी। इसके अलावा बैरून ममालिक गए 64 असातिज़ा हैं उनको मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि बैरून ममालिक गए जो 64 असातिज़ा हैं उनको मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है और जो मफरूर असातिज़ा हैं उनको पेश होने के लिए आखिरी मौका जो है वो फराहम किया गया है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे क्या ये सारा मामला रहा। इसके अलावा जिना अस्पताल में तीमारदारों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया और 2 डॉक्टर ज़ख्मी हो गए। 70 साला मरीज़ा के तीमारदार थे जिन्होंने डॉक्टरों पर हमला किया और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रात, जहाँ अस्पताल में डायरिया में मुब्तला 70 साला मरीज़ा को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया। तो मरीज़ा के साथ आए 2 मुश्तइल तीमारदारों ने इलाज जो है वो सही ना मिलने की वजह से और अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए डॉक्टर्स पर हमला कर दिया और 2 डॉक्टर्स ज़ख्मी भी हो गए। इसके अलावा जैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि एमक्यूएम पाकिस्तान आज एहतजाज करेगी कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने और एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नाक़िस कारकर्दगी, नाजायज़ बिल, लोड शेडिंग और जो है कराची अवाम की जो मुश्किलात हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है और ताजर हिमायत का ऐलान किया है। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। आज जमाली साहब को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। और साथ में राज अख्तर साहब भी शामिल होंगे। आपकी भी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। आजिज़ भाई, एक दफ़ा फिर एहतजाज होने जा रहे हैं और जो है वो एमक्यूएम एहतजाज कर रही है, तो आउटकम क्या होगा? हम यही बात बार बार करते हैं, पहले जमात इस्लामी ने भी किया, अब एमक्यूएम भी कर रही है। तो आपके नज़र में क्या बिजली के बिलों में वाकई कोई फ़र्क आएगा? कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज हर हफ्ते दूसरे हफ्ते होता है और जमात इस्लामी ने तवील तरीन एहतजाज किया, मुतालबात मंजूर भी करवाए। अब देखना सबसे अहम बात तो वही है ना कि हुकूमत से एक मुआहदा हुआ उनका जमात इस्लामी का कि बिजली के बिलों की कीमतों में कमी की जाएगी, आवाम को रियायत दी जाएगी। अब धरना था, धरना ख़त्म हो गया, 40 दिन का टाइम था। अब देखेंगे क्या होता है। सबसे अहम रही बात है एमक्यूएम की, देखिए कि इलेक्ट्रिक के मामला तो बड़े गंभीर हैं कराची में। बिजली के सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही। हम इस प्रोग्राम के तवसत से कई बार ये बात कर चुके हैं। अभी भी कराची के शहर में इन बारिशों के बाद भी, बारिशें ख़त्म होने के बाद भी 6-6, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग
या बिजली की बंदिश जो है वो जारी है। तो ये इन एहतजाजों से कैसे ख़त्म होगा मुझे समझ नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक का अपना जो स्टैंड है वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जमात इस्लामी के उस एहतजाज के बाद 3 बार, 1 महीने के दौरान 3 बार बिजली के रेट्स में इजाफा हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, यानी इसका मतलब है कि के इलेक्ट्रिक अपने स्टैंड पे बरकरार है और वो कीमतों में कमी के बजाय कीमतें हर 15 दिन में नेपरा को वो एक अपील करती है 3 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाया जाए और नेपरा उसको बढ़ा भी देता है। एक सोफिकेटेड किस्म की दिखावे की एक हियरिंग होती है पब्लिक, जिसमें पब्लिक होती नहीं है। नेपरा की पब्लिक हियरिंग में पब्लिक नहीं होती है, लेकिन कहती है जी पब्लिक हेयरिंग हुई, उसके बाद नेपरा ने 3 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिया। तो ये सूरत हाल तो अपनी जगह पे बरकरार है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि एहतजाज। कल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात आई कि इलेक्ट्रिक पे चूँकि बात हो रही है जी जी। कल सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो है मीटिंग थी, उस इजलास में हम मौजूद थे। इंकशाफ ये हुआ है कि 2015 से लेके आज तक के इलेक्ट्रिक ने सिंध गवर्नमेंट को ड्यूटी अदा नहीं की है। यानी आप मनमानी देखें, एक तरफ आवाम को घसीट रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, लोड शेडिंग बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो ड्यूटी है, टैक्स है, जो सिंध गवर्नमेंट को जो टैक्स है, आपको सुन के हैरत होगी, 29 अरब 23 करोड़ रुपए इन 9 सालों में 29 अरब 23 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब, जो कल पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने आया। अच्छा आजिज़ भाई, पिछले दिनों भी हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक ने भी जो है ना वो बिजली मुनक़ता करने पे सिंध असेंबली में और दीगर जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे वाजिबात की अदायगी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है वो हम मुनक़ता कर सकते हैं और जो है वो उसको नहीं हम चला सकते, हमारे लॉसेस बहुत हो रहे हैं। तो भाई या तो कोई बार्टर कर लें या फिर इस तरह से अपने भी टैक्सेस की वाजिबात की अदायगी कर लें। कल ये इशू आया कि इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा थी सादिया दादा, उन्होंने कहा है कि जी हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो वाटर बोर्ड है उसकी तरफ किया जाता है, इसलिए हम टैक्स की जो ड्यूटी की जो रकम है वो अदा नहीं करते आ रहे हैं। 9 साल से वाजिब 9 साल से वाजिब अदा और बढ़ते जा रहे हैं। वो हर महीने 15 तारीख तक इनको टैक्स देना होता है। वो बढ़ते 29 अरब रुपए से ज़्यादा हो गए। लेकिन उसने खातून ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्लियर कट कह दिया कि जी अगर सिंध गवर्नमेंट वाटर बोर्ड के पैसे नहीं देगी तो के इलेक्ट्रिक पैसे नहीं देगी। वाह, ये सूरत है। तो भाई इसको मनमानी की ये सूरत है जो तो वो तो खैर चल ही रही है, लेकिन वही सारी बात कि इन सारी बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे आवाम पिस रहे हैं, रुल रहे हैं, हो गया इलेक्ट्रिक इजाफा कर रहा है। तो कौन है अथॉरिटी भाई जो इसको रेगुलेट कराएगी? नेपरा भी जो है वो समरी जाती है, मंजूर होकर आ जाती है। हुकूमत की हमें देख रहे हैं कि इसके बिजनेस या जो है रिलीफ देने का मुजाहरा तो नहीं किया जा रहा, बहरहाल कीमतों को बढ़ाने का तो हम देख रहे हैं तसलसल जारी है। तो इसका आउटकम क्या होने जा रहा है? और ताजिर बरादरी भी कहती है कि जी हम साथ होंगे। देखिए, छोटी सी बात तो खैर हमें भी अब समझ आ जानी चाहिए। इसी प्रोग्राम में बैठ के हम कई बार इस हवाले से बात कर चुके हैं। देखिए, के इलेक्ट्रिक एक निजी कंपनी है। एक निजी कंपनी को इतनी अथॉरिटी और इतने पावर्स नहीं होते कि वो गवर्नमेंट को भी बाईपास करे और वफाकी गवर्नमेंट को भी बाईपास करे। तो यहाँ सूरत हाल हमने ये देखी भाई कि चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत देर से ख्याल आया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, MKM अगर इस पर एहतजाज कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए। इससे पहले जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, ताजिर कई माह से जो है वो सरापा एहतजाज है इस मामले पर, लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। अच्छा, उसूलन देखिए होना तो ये चाहिए कि अगर एक निजी कंपनी है तो उसको लाइसेंस, ज़ाहिर सी बात है सरकार ने दिया होगा ना, परमिशन किसने दी होगी कारोबार करने की या बिजली सप्लाई करने की, इनको मुकर्रर करके दिए होंगे। तो इसका ज़िम्मेदार तो हुकूमत ही है ना। हमने आज तक ये नहीं देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी जो है प्लेटफॉर्म से के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज में बाहर निकली हो। देखिए, कारकुनान उनके भी कुछ कम नहीं है, पूरे शहर में उनके भी जिस तरह से MKM के पहले यहाँ पर कारकुनान होते थे और वार्ड्स बने होते थे या सेक्टर यूनिट्स बने होते थे, तो उसी तरह उनके भी कारकुनान हैं। जब भी कोई इवेंट होता है तो भरपूर तरीके से बाहर निकलते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अगर आप इस पूरे चले गए 9 साल की बात कर लें, 9 साल में आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त कराची में सबसे बड़ी जमात भी कहलाती है और हुक्मरान तो है ही, ठीक है ना, पूरे स्टेट की, लेकिन कभी आपने उनको एहतजाज करते हुए देखा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ? नहीं। आपने जब देखा जमात इस्लामी को देखा,
कभी कभार एमकेएम को भी जोश उठता है तो वो भी इस हवाले सामने आती है। लेकिन असल में जो पिस रहा होता है वो है आम तबका, यानी कि जिसमें ताजिर बरादर भी आ गई, कारोबारी लोग आ गए, सनतकार भी आ गए और एक आम पब्लिक भी आ गई। तो वो सब तो बेचारे एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन देखना और सोचने की जो बात है, ज़रूरत है, वो ये है कि भाई जिस सूबे में हम ये के इलेक्ट्रिक काम करती है, जिस सूबे के शहर में काम करती है, तो उस सूबे को और हुक्मरानों को इस सूरत हाल को देखना चाहिए कि इसका हल क्या निकाला जाए। अब तो वो उल्टा, अब देखें ना, जैसे अभी आजिज़ भाई ने वाली बताया, बात थी तो देखें शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उस एजेंडे में भी जिक्र तो हुआ बिजली का, लेकिन मेन एजेंडा जो है वो बिजली या के इलेक्ट्रिक नहीं था। दूसरे मामला थे कि जी डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो काम होना चाहिए और इन्होंने जो है मुख्तलिफ चीज़ें सामने रखी। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जो उस मीटिंग में भी हमने देखा कि वो एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आई टुवर्ड्स। देखिए असल बात तो लाइसेंस का है ना, आपने जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक को लाइसेंस कौन देता है? लाजमी लाइसेंस फेडरल गवर्नमेंट देती है, नेपरा देता है। तो अब जब कुछ अर्सा कबल उसके लाइसेंस का टेनओवर ख़त्म हो रहा था, मुद्दत ख़त्म हो रही थी, रिन्यू कर उस वक्त तो किसी ने कोई बात नहीं की। सोशल मीडिया पे बड़ी बहस थी, जमात लेकिन इस्लामी वैसे सिर्फ कोई- थी, जमात इस्लामी थी जिसने डिमांड की थी बाकायदा कि इसका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू ना किया जाए, सही। दोबारा ना दिया जाए। लेकिन उस पर संजीदगी से ना पार्लियामेंट में बात हुई, न देखें एमक्यूएम भी तो पार्लियामेंट में मौजूद थी ना, तब भी थी, अब भी है। पार्टी भी पार्लियामेंट में मौजूद है, थी तब भी, मुस्लिम लीग नून भी पार्लियामेंट में मौजूद है अभी भी, तब भी थी, पीटीआई भी थी तब भी, अब भी है। तो ये जितनी बड़ी जमातें हैं, इन सब जमातों ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस पे कोई बात नहीं की कि भाई दिया जाए ना दिया जाए, कम अज़ कम पार्लियामेंट की कमेटी में उसको बुला लेते के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदारों को कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, वरना। लेकिन इसमें बड़े मामलात हैं, इंटरनेशनल मामलात भी हैं बहुत सारे, क्योंकि क्लियर कट मैंने एक फेडरल गवर्नमेंट के एक वज़ीर का बयान उन दिनों में आया था कि जी हम ये लाइसेंस नहीं रोक सकते, हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। यानी ये एक सही कह रहे हैं महराज भाई कि एक प्राइवेट कंपनी है। क्या ये उस पुराने ज़माने की ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं है जिससे सभी डर रहे हैं? सभी डर रहे हैं। चलें आज देखेंगे ना कि एहतजाज क्या होता है और इसका आउटकम क्या होगा। और फिर जो बात आपने कही ना कि ये लाइसेंस वाली बात, तो आवाम का भी इसमें कसूर है कि सोशल मीडिया पर तो बड़ी कैंपेन चलाई, बड़ी बहस की, लेकिन हम सब बतौर आवाम भी ना सड़कों पर निकले, ना हम ये हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा सके। सब ने उन जो है ना पोस्टों को शेयर किया कि जी लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए और फलाना नहीं होना चाहिए और दिमागा अवेयरनेस भी आ गई, लेकिन निकला कोई नहीं। बात यही है कि जब तक हम खुद भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी मामला बेहतर नहीं होंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी 10। बात हो रही है एमक्यूएम के एहतजाज के हवाले से। दूसरी तरफ जो है ना ये खाली एहतजाज एमक्यूएम तक महदूद नहीं है, कराची के कोर इशूज़ और भी हैं, जिसमें एक सड़कों की तबाहाली का मसला है, जिस पर अभी ताजर बरादरी ने भी कहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बात उनकी बजाय मार्केट्स की आप सूरत हाल देख रहे हैं कि बारिश के बाद जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं, एक तो उसमें क्योंकि पक्की सड़कें हैं, मतलब गलियाँ तो हैं ही नहीं। जो लोकल मार्केट्स होती हैं, जैसे हम लियाकत मार्केट उठा कर देख लें, लियाकताबाद गरीबाबाद उठा कर देख लें, और हमारी जितनी मार्केट्स हैं, लियारी में आप जाके उठा के बाज़ार देखें तो आप वहाँ पर चल नहीं सकते बारिशों में। फिर दूसरी बात ही, ये तो छोटे बाज़ारों की बात कर रहे हैं, बड़े बाज़ारों का आप हाल देखें। सदर है, एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में कितना कीचड़ और गंद जमा हो चुका है कि वहाँ पर आपके लिए जाना, बोल्टन मार्केट में आप देखें तो ये हब है। तो वाकई कारोबार तो ना सड़कें ना होने की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से बुरी तरह से मुतासर है। वो बेचारे फट्टे रखे होते हैं, उसके ऊपर से चढ़ चढ़ के जा रहे होते हैं। अब वो कैसे लोडर माल उठाएगा, कैसे गाड़ी में रखेगा, पानी वाली सड़क पर, गड्ढे वाली सड़क में कैसे गाड़ी आएगी? बिल्कुल बात बजा कर रहे हैं। देखिए ये जो पुरानी हमारी मार्केट्स हैं, अगर आप मेन मार्केट्स लें तो ये बोल्टन मार्केट हमारी जो है वो ये वाकई बिजनेस हब भी है और यहाँ होलसेल के तमाम मार्केट्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब भी हल्की सी बारिश होती है तो ये तमाम मार्केट जो है वो उसके जो सड़कें, जो छोटी छोटी सड़कें, एक तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी है, क्योंकि खैर से पुलिस और केएमसी की मेहरबानी से तजावुज़ात की भी भरमार है वहाँ पर। तो जो जगह बचती है उसमें बारिश के बाद जो है कीचड़ और पानी पैदा हो जाता है, उसके बाद लोग वहाँ ज़ाहिर सी बात है परेशानियों का शिकार होते हैं। उर्दू बाज़ार ले लीजिए, सदर का एम्प्रेस मार्केट के अतराफ की जो छोटी छोटी मार्केटें हैं, वहाँ की भी ये सूरत हाल है, डेंसो हाल की ये सूरत हाल है, टावर खारादर की ये सूरत हाल है। अब बात यह है कि जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं, उन्होंने एक काम तो चलें अच्छा कि एक बात हमने देखी भी कि भाई ठीक है सर बारिश हुई,
उसके बाद जो मेन शाहराएँ थी हमारी कराची की, वहाँ पर हमने देखा कि जी ठीक है पानी की निकासी तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आया वो ये आया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ज़ैली सड़कें थी, कनेक्टिंग रोड्स थी और गलियाँ थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं कि वहाँ से गाड़ियों का गुजरना, रक्षों का गुजरना, मोटरसाइकिलों का गुजरना भी अजाब हो गया। अच्छा, इस चीज़ पर जब भी उनसे कोई बात की जाती है तो वो फौरी तौर पर बात को घुमा के मेन रोड पर ले आते हैं, लेकिन देखिए असल ज़िंदगी जो है वो उन गलियों में है। मेन रोड पर तो हर इंसान सफर करता है। सही कहा कि वो सर्विस रोड्स और कनेक्टिंग रोड्स हैं, वो कोई गली या मेरे बैकयार्ड नहीं है, बैक साइड नहीं है घर की, वो बिल्कुल वही है कि आप दरवाजे से निकलो और आपका रोड है, सर्विस रोड शुरू हो गया या कनेक्टिंग रोड है आपका, तो वो बहुत बुरा। और आप किसी भी इलाके में चले जाएं, ऐसा ही है। तो आप यहाँ पे जाके कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद जहाँ आपका किसी इलाके से गुजरो तो आप जाके कहते हैं यार अनएक्सपेक्टेडली ये सड़क यहाँ पर थी, इसको क्या हो गया। तो यानी वो बारिश के 10-15 दिनों में वो जो ताजिर बरादरी भी कह रही है बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार हो चुकी है। तो आजिज भाई देखें, सड़कों की हालत तो बारिशों से पहले भी ख़राब थी। बड़े अरसे से मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कराची की किसी बड़ी सड़क पे मैंने सड़क बनते हुए देखा। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब किसी भी शाहरा पे, सिवाय शाहरा फैसल पे। शाहरा फैसल क्या, शाहरा फैसल पूरा कराची है, 7 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल इतना बड़ा शहर है जो दुनिया के सबसे बड़े जो 5-7 शहर हैं उनमें शुमार होने वाला शहर है, उसको आप शाहरा फैसल तक महदूद तो ना करें ना। आप किसी भी शाहरा पे जाएं, धूल उड़ रही है, ख़ास तौर पे बारिशों के बाद कीचड़ हुई। अब कीचड़ जब सूख जाने के बाद धूल उड़ रही है, बाकायदा बस में या गाड़ी में आप सफ़र करें तो आपको लग रहा है कि आप किसी देही इलाके के ऐसे कच्चे इलाके में जा रहे हैं जहाँ गाड़ी से धूल उड़ रही है, आपके बालों में मिट्टी चिपक जाएगी धूल की वजह, इस मिट्टी धूल की वजह से। तो अब ये क्या आलम है, ये इस वजह से कि सड़कें तबाह हैं। सड़क और इन्होंने जैसे कहा खड्डे, घंटों, कल की बात है काजवे घंटों तक जाम था। रोजाना का मामूल है, तो रोज़ का मामूल है, सुबह में भी यही हाल है, शाम में भी। इसकी वजह सिर्फ ये जो बारिशों के दौरान जो हालत हुई सड़कों की ये है, खड्डे पड़ गए, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं कि गाड़ी वहाँ से गुजर नहीं सकती, पूरी गाड़ी गड्ढे में चली जाती है। 2 फीट के गड्ढे पड़ गए। हाँ, ये सूरत हाल है। तो अब हम और ये आपस में हम रिपोर्टर्स जब बात कर रहे हैं, अशरफ खान वगैरह, कि ये इतनी जो सैकड़ों की तादाद में सड़कें हैं, ये क्या बनेंगी कैसे। अब मुझे तो ये परेशानी है कि इतनी सारी सड़कें, कोई एक भी सड़क सलामत नहीं है। हुकूमत कह रही है कि हमारे पास नई स्कीमों के लिए पैसा नहीं है, तो ये सारी सड़कें जो हैं वो बनेंगी कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर ये आलम बनेंगी नहीं तो फिर क्या कराची जैसा शहर इसी आलम में ज़िंदा रहेगा कि जो थोड़ी बहुत भी सड़कें थी वो इन बारिशों में तबाह हो गई हैं। तो अब ये बड़े बड़े मेन रोड, आप मेन कोरंगी रोड देख लें, आप मेन शाहरा इराक देख लें, शाह फैसल टाउन देख लें, शाह फैसल, कोई आप नाम ले खराब है, जितनी भी मेन सड़कें हैं वो सब। अच्छा, पता है ये क्या होगा, ये आजिज भाई के सवाल का जवाब मैं देती हूँ कि इन्होंने हैक क्या निकाला है, चोर रास्ता क्या निकाला है। अभी मैंने देखा एक आध जगह पे इन्होंने क्या किया है कि वो जो इंतहाई जो 1.5 2 फीट के गड्ढे हैं, हमारे कॉजवे पे भी यही किया और मलिर काला बोर्ड वाला जो बीच का पैच है उसमें भी इन्होंने यही किया है। वो भी मतलब सदा की मनहूसी सड़क है उसको कहा जाए तो, वो कभी नहीं बनती। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि उन्होंने वो लेवल किया है, उसके ऊपर वो ट्रॉलर चला के और उसमें मट्टी डाल दी है, मट्टी डाल के उसको बराबर, और रोलर भी नहीं चलाया है। वो जिससे उठाते हैं ना, मतलब उसको क्या कहते हैं वाली गाड़ी को, जिसके आगे वो लगा होता है उठाने का। हाँ सही है, हाँ, शॉवल जिसमें आगे लगा होता है, उस वो वाली गाड़ी से आपने चलो बहुत ही एहसान किया होता कि आपने मट्टी डाल के एक रोलर ही चलाया होता तो लेवल तो हो जाता कम से कम। कुछ भी नहीं एहसान किया, मट्टी डाल दी खाली, बस उन्होंने मलबा डाल दिया, मलबा और मट्टी। अब वो दोबारा बारिश होगी, वो मलबा मट्टी शू करके बह जाएगा, फिर वही का वही हाल होगा। पाकिस्तान में एक कहावत है ना, एक कहावत है ये मशहूर कि जो भी मसला हल ना हो उसमें कहते हैं मट्टी डाल दो, मट्टी पाओ, मट्टी पाओ। बस मट्टी पा लिया इन्होंने, मसले का हल निकाल दिया। स्पेल भी आ रहा है बारिश का, बिल्कुल आ रहा है। एमेजनो रोड पर गुरु मंदिर से अगर हम आते हैं नुमाइश की जानिब, तो ब्रिज के साथ ही एक टुकड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा बर्बाद हालत में था, तबाह हुआ था। 25 अगस्त को वो सड़क बना दी गई, मट्टी पा दी, ठीक है, अच्छी सड़क बनी, लोगों को सुकून हुआ, सड़क अच्छी बनी। 27 तारीख को बारिश हुई, उसके बाद वो सड़क कहाँ गई यही नहीं पता, बह गई। यानी कि एक दिन की सड़क थी, 24 घंटे भी वो सड़क अपनी जगह पे मौजूद नहीं रही। जिस सड़क को डामर से
माल और कितने डालकर दिनों में वो सड़क बनी होगी? बनाया गया था। जाहिर सी बात है, उसका टेंडर भी पास हुआ होगा, उसमें अखराजात भी होंगे। 25 अगस्त को बनी और 27 को वो सड़क अपनी जगह पर नहीं है और आज भी नहीं है वो सड़क। वो टीन हट्टी वाले रोड का भी तो यही हाल है कि वो बनता है और अगले दिन आप उस पे से गुजरे तो उसमें गड्ढे होते हैं। अब इसको हम अगर करप्शन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? ये कौन सा जादू है भाई? बल्कि हम तो इसको जादू कहेंगे, करप्शन कहेंगे तो भाई हम भी फंसेंगे बिला वजह। क्यों फंसेंगे आप? हमें कुछ वही थ्रेड भी आ सकती है ना। हम तो कहेंगे जादू है कि एक सड़क 25 तारीख को बनती है और 27 को सफा अस्ती से मिट जाती है, तो ये तो जादू हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जाहिर सी बात है इसमें शामिल होंगे ना लोग, कोई ना कोई। उसके साथ वो ठेकेदार माशाल्लाह जिसने इतना बेहतरीन काम किया कि 2 दिन में सड़क गायब। मैं राज भाई और राजेश भाई हम सब इतने सालों से बरसर इक़्तिदार देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी है, तो और आगे भी आना चाहते होंगे यकीनन। हर सियासी जमात का यही गोल है, अब चाहे वो एमके हो चाहे पीपल्स पार्टी, चलने में जो बरसर इक़्तिदार जमात है। आप ये देखें कि हम अगर दीगर सूबों में जाके देखते हैं कि वे ऑफ डूइंग जो है गवर्नमेंट को कैसे जो है चलाना, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि कुछ तो लगाया है। शहबाज शरीफ साहब की आज वाह किस लिए हो रही है? बच्चों में लैपटॉप बांट दिए और जो है वो सड़कें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया। नवाज शरीफ को क्यों आज तक लोग वहाँ पे वोट देते हैं और क्यों मानते, कहते हैं भाई इन्होंने मोटरवे बना दिया, कारोबार की सूरत हाल बेहतर हो गई। आज आपका सारा बिजनेस उठ के क्यों जाना चाहता है? आपके मीडिया हाउसेस शिफ्ट हो गए, आपकी इंडस्ट्री शिफ्ट होना शुरू हो गई। क्यों? आपको वहाँ पे सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ये सब आपको बेहतर मिल रहा है। और फिर एक लॉ एंड ऑर्डर का भी कराची में मसला था, खैर। लेकिन क्यों हमारी जो सिंध में जो हमारी पॉलिटिकल स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा कि आप डिलीवर कर दें और फिर उस पर पॉलिटिक्स करें? ये क्यों नहीं हो रहा भाई? आप सड़क बना दें और उसको गाते रहें। उन्होंने भी तो अपनी मोटरवे को गा रहे हैं, वो भी तो अपनी 4 सड़कों को गा रहे हैं, वो भी तो अपने 4 ब्रिजेस को गा रहे हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं गाने के लिए, वह तख्तियाँ हैं। अभी 3-4 दिन कबल बारिशों के दौरान वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता संडे को वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया कराची का, तो ये सवाल हुआ उनसे जो आप कह रही हैं। अच्छा। हाँ, 16 साल वाली। तो उन्होंने फरमाया कि 16 साल हमने हुकूमत की है, मज़ीद भी 16 साल करेंगे इसी तरह। तो यानी उनको कॉन्फिडेंस लेवल आप देख लेना। वाह भाई। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि हमें कुछ भी कोई नहीं करेगा। हमने 16 साल हुकूमत की, 16 साल मज़ीद करेंगे, हमें कोई नहीं बिगाड़, जिसको बिगाड़ना है, जिसको जो करना है वो कर ले, हम ऐसे ही चलेंगे। फिर महराज भाई सही कह रहे हैं ना, जादू है। फिर मैं बताऊं, कराची के लिए 30 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, काउंसिल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जी। 30 ईयर्स तीनों ने कुछ नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ बातें करती है। आप मुझे बताएं ना, हम 2018 से लेकर रोते रहे, उसको छोड़ दें, उससे कबल, उसके बाद चलें, वो हुकूमत चली गई पीटीआई की जैसे थी, उसने कुछ नहीं किया। भाई गुज़िश्ता 2 साल में क्या हुआ कोई बता दे ना। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान 22 के बाद आज 24 है, 24 तक क्या किया? जबकि पीपल्स पार्टी भी फेडरल गवर्नमेंट की तादी है, एमक्यूएम भी फेडरल गवर्नमेंट की तादी है, मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत है, 3 बड़ी जमातें फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट हैं। मुझे बताया जाए कि फेडरल गवर्नमेंट एज अ फेडरल गवर्नमेंट कौन सा वो पैकेज है, कौन सा वो मंसूबा है जिसके लिए पैसे दिए हों या बाकायदा वो मंसूबा शुरू किया गया, वही पुराने मंसूबे चल रहे हैं। नंबर 2, सूबाई हुकूमत जो आप कह रही हैं, सूबाई हुकूमत से आप पूछेंगे वही पुराने मंसूबे, वो मलीर एक्सप्रेस वे का जिक्र किया जाएगा, वो बरसों से चल रहा है। K4 का जिक्र किया जाएगा, बरसों से चल रहा है। जो ग्रीन बस जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ग्रीन, वो बरसों से चल रहा है कि वो मंसूबे उस तरह। अच्छा, उसके बाद KMC पे आ जाते हैं, DMCs पे आ जाते हैं, ज़िला का। अब तो टाउन्स 25 टाउन है कराची में, टाउन्स की लेवल की हुकूमत को भी 1 साल होने वाला है। तो मैं समझ रहा हूँ कि तीनों लेवल पे काम नहीं हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट भी कोई काम कराची के लिए नहीं, कम अज़ कम कराची के लिए। इवन ये एक मोटरवे जो कराची टू हैदराबाद है ना, उसका भी हाल नहीं है। अभी उसके लिए आज ही मैंने सुबह खबर देखी कि उसको भी कहा गया कि 3 महीने के अंदर बना के इसको कंप्लीट करना है। कोर्ट ने कहा है कि ये मोटरवे नहीं है। आपने यहाँ हमारी आंखों में मिर्ची डाल दी, हमें मोटरवे बना के दे दिया। मोटरवे तो नहीं कहा जा सकता इसको। यानी मोटरवे की कंपेयर हम करें ना, एक भाई आप इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे देखें, लाहौर टू मुल्तान मोटरवे देखें, फिर कराची से हैदराबाद मोटरवे देखें। उसको कह रहे हैं ना कि आप सही करें और उसको कंप्लीट करें 3 महीने, लेकिन कहने से यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिश करेंगे और क्या करेंगे?
मटी पाव। मटी पाव। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो एक तरफ शोर मच रहा है कि कराची की सड़कें तबाहाली का शिकार हैं, सेवरेज का निज़ाम तबाह है, ताजिर बिरादरी रो रही है कि जो गली मोहल्ले की मार्केट्स हैं उनमें भी बिज़नेस करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। कराची के अगर बड़े बाज़ारों को उठाकर देख लें तो भी उनमें कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो चुका है, और जो वजह है वो बहुत ही पिटी इशूज़ हैं कि आपकी सड़कें नहीं हैं, सेवरेज का निज़ाम तबाह है, जो कि किसी भी मुआशी हब के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सारी बातों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो साइड स्टोरीज़ हैं उसमें मैंने ये भी देखा कि आपने भी थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि जी काउंसिल्स और जो हमारी बल्दियाती हुकूमतें हैं उनको भी आए हुए साल भर गुजर गया है जी, उनके लिए 138 गाड़ियाँ मंगाई जानी हैं और उसके लिए कहा गया है कि जो डबल कैबिन्स हैं वो मंगाई जाएं, और उसकी जो लागत, सुबह ही मैंने खबर देखी तो मैंने उनको कहा कि ये मैं ना डिस्कस करूंगी शो में, तो मैं सोचने लगी, लेकिन जब मैं आई और मैंने खबर की यहाँ पे डिटेल देखी तो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं। 1 अरब 99 करोड़ 18,52,000 की लागत से जो है वो लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, 2 अरब रुपए की। हाँ तकरीबन वही बात हो गई। 99 करोड़ रुपये रख के कौन तीर मार लिया, 1 करोड़ डाल लेते। हाँ ना, तो 18,52,000 यानी ये फिगर भी ऐसा दिया है जहाँ 2 अरब रुपए हम तो कहेंगे। बिल्कुल। तो ये गाड़ियाँ आएंगी असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए जी, इतना काम कर रहे हैं वो लोग तो उनको तो देने चाहिए। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर्स तो जाहिर सी बात है काम तो खैर उनका है, लेकिन हमने प्रैक्टिस में ये भी देखा है इस वक्त शहर में असिस्टेंट कमिश्नर्स उस तरह से अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते जिस तरह से पहले की गवर्नमेंट्स में दिया करते थे। लेकिन अब ये CSS करके आने के बाद जाहिर सी बात है उनको नौकरी भी करनी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, उसके बाद फिर ऊपर की मंजिलों पर जाते हैं। लेकिन ये जो हाल है इस वक्त हमारी मईशत का, हमारे कौमी ख़जाने पर जो मामलात हैं, हमारे शहर पर जो मामलात हैं, महंगाई की मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों को बाले ताक रखते हुए इतनी महंगी गाड़ियाँ, भाई देखें गाड़ियाँ तो हमने देखा है दूसरे जो दीगर ममालिक हैं उनमें भी जो अफसरान हैं उनको गाड़ियाँ दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है मेरे ख्याल में बहुत हाई स्टेटस रखने के लिए डबल केबिन गाड़ियों का एक बड़ा रुझान यहाँ पैदा हुआ है जी। अगर आम तौर पे भी लोग बात करें जी वो जी देखें डाला जा रहा है, वो जी देखें डाला, पीछे गार्ड बैठे हुए, तो हमारे यहाँ ना शशके की तरफ ज़्यादा मामला है। अब ये 2 अरब रुपए की आप गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, सड़कें बनाने के लिए आपके पास पैसा सोचिए तो सही कि यहाँ सड़क पे वो गाड़ी आएगी कितने महीने चल पाएगी और कितने महीने में वो उसका काम निकालेगी, वो भी आपके कौमी ख़जाने पर उसका बोझ पड़ेगा। इतना बड़ा बोझ आप पहले ही डाल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई गिफ्ट कर रहा होता तो हम भी समझते कि चलो जी किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया कि भाई आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को गाड़ियाँ दें, वो सब अच्छा कर देंगे, तमाम जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वो बहुत काम करेंगे, सड़कें भी बनवा देंगे और महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि ये फ़ैसला जो है बड़ा मुज़ाहिका खेज़ है, मैं तो ये कहूँगा। इससे पहले जो है ना मिनिस्टर्स के लिए भी गाड़ियों की जो है वो मंजूरी हुई थी, समरी आई थी और उसके लिए भी कोई अरबों रुपए की जो है वो आई थी, और उनके लिए वो करोला और दूसरे जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी गाड़ियाँ भी जो है उसमें शामिल थी। तो आज़ाद भाई ने खबर दी थी, तो आज़ाद भाई शामिल थे। तो मैंने उनसे भी आजिज़ भाई यही सवाल किया था कि भाई जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, मतलब 5 साल में नई गाड़ी जो आप शोरूम से निकाल रहे हो वो 5 साल भी नहीं सड़क पे चल पा रही है, और तो ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड जो अगला टेन्योर जिसका आया आप हैंड ओवर कर दें। बिल्कुल, कि अगर ये मेराज के पास गाड़ी थी और अब रमशा ने मेराज को रिप्लेस किया तो आप रमशा को वो गाड़ी दे दें, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अमूमन यही करते हैं कि जब अफसर बदलता है तो उसकी जगह पे जो गाड़ी अवेलेबल होती है वही उसको दी जाती है। लेकिन अभी तो और मज़ीद गाड़ियाँ आपने जो कहा ना मैं आपको बता देता हूँ, 40-45 पार्लियामानी सेक्रेटरीज मुकर्रर हुए हैं सिंध असेंबली में, सबकी गाड़ियाँ आएंगी, उनके लिए गाड़ियाँ आएंगी, वाह भाई वाह। नई गाड़ियाँ चाहिए उन्हें भी। MP है तो MP होता है, आपको पता है, पुरानी गाड़ी तो वो यूज़ करेगा नहीं, तो ये गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। सेक्रेटरीज़ के लिए आपने कहा, मज़ीद भी अफसरान के लिए गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी, ये 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए। तो हम लग्जरी लाइफ जो है ना वही चाहिए। सड़कों पे कोई बात नहीं होगी, आवाम के मसाइल, बिजली पे बात नहीं होगी, पानी की किल्लत है उस पर बात नहीं होगी, और जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं उन पर बात नहीं होगी। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है, अफसरशाही जिसको कहते हैं या सुर्ख फीता जिसको कहते हैं, सारे मामलात के सामने रुकावट भी यही सुर्ख फीता होता है।
करप्शन का बड़ा हिस्सा सियासतदानों को पीटते हैं, लेकिन करप्शन मैनिपुलेट ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए होती है। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी मिनिस्टर ने किसी से पैसे लिए, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये चेन कौन चलाता है? चेन ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलता है। यानी एक छोटा अफसर लेता है, वो उससे करप्शन के पैसे बड़े अफसर को ट्रांसफ़र होते हैं, बड़े अफसर से उससे बड़े अफसर को ट्रांसफ़र होते हैं, फिर वो साहब को जाते हैं। एक ट्रैफिक का जो एसओ पैसे वसूल करता है, एसओ से वो फिर एसपी के तरफ जाते हैं। एक चेन, मैं कहता हूँ कि चेन ऑफ ब्राइब। हाँ, चेन ऐसा लग रहा है कोई नेटफ्लिक्स सीरीज आ गई। ऐसे ही चेन नाम तो बड़ा अच्छा नहीं, ये तो ऐसा ही है। ये हमने और आपने आंखों से नहीं देखी है, ये सीरीज चलती रहती है ऐसे ही। बिल्कुल ये एक चेन ऑफ कमांड होता है, नीचे से लेके ऊपर तक। गवर्नमेंट के एक स्कूल से, स्कूल में जो एसएमई फंड्स होते हैं ना, एसएमई फंड से करप्शन शुरू होती है। एक स्कूल से फिर हेडमास्टर से टीओ से फिर डीओ से फिर डायरेक्टर से फिर डायरेक्टर जनरल, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद मिनिस्टर। ये अभी आपके पास खबर है, मैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। मैं आऊँगी, लेकिन पहले मुझे ये जो घोस्ट एम्प्लॉइज होते हैं, इसका फिनोमेना आप आइएगा, मैं उसको बताऊंगा वो है क्या बेसिकली। अच्छा आजिज़ भाई, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है। तो आप ये याशियाँ कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ आप गुजार रहे हैं, तो आप कोई फ्रांस में हो, कोई नॉर्वे में हो, कोई जर्मनी में हो, कोई जो यूएस में हो, तो आपने यहाँ यार बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, गुजारो लग्जरी लाइफ। ब्यूरोक्रेसी भाई याशियाँ कर रही है, हमें क्या प्रॉब्लम है? आवाम भी अच्छे से रह रही है। आप जी भिखारी हैं और आप जो है भीख मांग मांग कर लग्जरी पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये आपका जो है ना, ये साइकी है। ये तो आप इतनी बात कर रही हैं ना, इनकी सबकी फैमिली नॉर्वे में, स्पेन में, फ्रांस में, यूएई में कहीं ना कहीं तो रहते हैं। ये सारे लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिन पे हम रोज़ाना बात करते हैं, इनकी फैमिलीज़, आप इनका पीछा तो करें, इनकी फैमिलीज़ कहाँ रहती हैं? पाकिस्तान में तो रहती नहीं है। पैसा भी सब बाहर पार्क हुआ हुआ है, लाजमी है। इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं सबके। नहीं तो फिर ये जो IMF का कर्जा उतारने की बातें हैं, और वो भी जो एक मुहिम आई थी बीच में, वो क्या करना था इन्होंने? अपने बजट में कटौती करनी थी और अपने जो पर्क्स थे वो सब छोड़ने थे। आसाइश, पूरा आसाइश ज़िंदगी को छोड़ना था। ज़िंदगी को तो नहीं खैर, लेकिन पर्क्स को आपने छोड़ने का कहा था। तो अगर यही सब कुछ आप थोड़ा बहुत भी मेजर्स कर लें, वफाक में या सूबाई हुकूमतों में भी अगर हम ये देखेंगे, और कुछ सालों की बात होगी, हमारे लिए IMF का कर्जा उतारना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई चैलेंज है। हमने मुद्दा बनाया हुआ है इसको। अगर चाहे तो बात है ना। अब बात यह है कि यहाँ पर अरबों रुपए का एक्सपेंस आप गाड़ियों में, फिर फ्यूल में, फिर बिजली में उड़ा रहे हैं। सोचने की बात है ना कि आपका मुल्क इतना कर्जदार, ठीक है, आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, सरमायाकारी हो नहीं रही, मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है। आप 2 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीद के असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे रहे हैं। अरे भाई, पुरानी गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है आपके पास, ऑक्शन में जाएं, उनको ऑक्शन करें, रिप्लेस करें, दूसरी गाड़ियाँ लें उनकी जगह, इस तरह तो मैनेज कर लें। लेकिन जिस तरह से 2 अरब रुपए की नई गाड़ियाँ खरीदना, मेरा ख्याल है बड़ा मुज़ायका खेज़ मामला है ये। लेकिन अब क्या करें जी, सेंट्रल सरकार है, कुछ भी कर सकती है, तो सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये मैं मतलब इसको ये कहूँगा कि कौमी ख़जाने पर बोझ है ये वाला मामला भी। इस पर इनको खुद सोचना चाहिए, क्योंकि देखें, आपने भी सही बात कही कि हमारी हैसियत क्या है इस वक्त। अगर हम पाकिस्तान की बात करें या कराची की या सिंध की बात करें, तो हम हर तरफ परेशानी देख रहे हैं, और इन्हीं अकाबरीन को, इन्हीं सियासतदानों को रोता हुआ भी देख रहे हैं कि भाई ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। कोई अच्छी खबर सुनाता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अब ऐसी सूरत हाल में कि जब सबको मालूम है कि सोख का आलम है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी है नहीं, मंसूबे रुके हुए, ऐसे में आप जो है वो नई गाड़ियाँ ला के जो है एक शशका करें तो इंतहाई अफसोस के साथ जो मंजर ड्रामा आप लोग पेश करें ना, उससे मेरे जहन में पता क्या मंजर आ रहा है? क्या? वो जो अब आप गाड़ी किसी भी कोने पे लगाएं, सामान लेने उतरें, कुछ खाने रुके, कुछ भी करें, तो आपके दरवाजे पे आके टाक 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 कोई बच्चा, कोई खातून, कोई भीख मांगने वाला करता रहता है, और तब तक हिलाता रहता है आपको जब तक आप उसको जिद चुके कुछ पैसे ना दे दें। तो हमारे हुक्मरानों की भी सूरत हाल उससे कुछ बेहतर नहीं है, और ये भी उसी कैटेगरी के भिखारी हैं कि वो जाके IMF के दर पर ठक 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 करते रहते हैं, और फिर जो है ना वो इतने जलील होके पैसा लेकर आते हैं, आप उनको जिद चुके वो पैसा दे देते हैं, और उसके बाद आप देखें कि कितनी दफ़ा हमने देखा माफियाज कि वो पीछे जाके कितनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, भेस बदल लेते हैं, और फिर क्या होता है। तो ये बिल्कुल फिनोमेना सेम है। और वो आपने क्या कहा था, चेन ऑफ ब्राइब, तो दिस इज द चेन ऑफ ब्राइब। एक सीरीज लिखते हैं हम लोग मिलके।
बनाते हैं। करप्शन सीरीज है ना, होनी चाहिए। पैसा बिल्कुल। चाहिए यार, जाजिज भाई कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही बात इसकी है। भी नहीं हम लोग अंदर देखिए, की आवाज़ें पहले दें। हम लोग तो फिर भी देखिए कॉन्सेप्ट देखें। आपने बहुत अच्छा जुमला कहा कि हम पैसा नहीं है हमारे पास, हमारे जहन में क्या है, एक सीरीज़ बनाते हैं। यानी कोई मेहनत, कोई काम करके पैसा कमाते हैं। बिल्कुल कोई अफसर, कोई सियासतदान इस तरह नहीं सोचता। वो कहता है कि मुझे किसको लूटना है, मुझे कौन सी करप्शन करनी है, उससे पैसा निकालना है। उनका कंसेप्ट ही ये है, फिर तो वो यही वैसे करेंगे। आजिज भाई ने बड़ा अच्छा हाँ। डिफाइन किया इसमें। बस कुछ नहीं हो सकता। बात यही है कि हमें अपने मिजाज बदलने की ज़रूरत है, सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, और वो ऐसे नहीं होगा बातों से, वो करने से होगा। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब एक और ख़बर ये भी थी जो कि समझने की ज़रूरत है। बैरून मुल्क जो है वो 64 असातिज़ा की मुलाजमतों को क्या हो गया, असातिज़ा को मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया है। तो ये फंस गया मामला। मेरे साथ भी ये हुआ। क्या ये वहाँ क्या हुआ? कल ही सुबह वज़ीर तालीम सरदार शाह से मीडिया ने गुफ्तगू की है इसी मसले पे। ये मसला तो खैर पुराना है, कोई नया मसला नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये 2016 में सबसे पहले सिंध में घोस्ट टीचर्स का इशू उठा था, जब डॉक्टर फजलुल्लाह पेचू तालीम तालीम थे। उन्होंने एतराफ़ किया था कि 40,000 टीचर्स घोस्ट हैं सिंध में। 40,000 सेक्रेटरी यानी सिंध गवर्नमेंट। और उसने कहा था कि हर माह हम 4 अरब रुपए इजाफी तनख्वाहों के मद में दे रहे हैं। उस वक्त की बात है। खैर ये चला हुआ, फिर उसमें बहुत सारे रिटायर हो गए, बहुत छोड़ गए, बहुत को बरतरफ किया गया। लेकिन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने अभी फिर चंद रोज़ कबल एतराफ़ किया है कि 6,500 टीचर्स मफरूर हैं। 6,500। अच्छा, 6,500 मैं आपको ये बता दूं, जिनमें 64 की जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये कल ही वज़ीर तालीम ने कहा कि इनको बरतरफ किया जा रहा है। ये 64 वो हैं जो अमेरिका, UAE, बरतानिया, दुबई, सऊदी अरब, पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, और आज से नहीं गए हैं, बरसों से बाहर बैठे हुए हैं। इनकी तनख्वाह जारी हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। आज तक भी बंद नहीं हुए, आपको मैं याद दिला दूं। अब बरतरफ क्योंकि नहीं हुए हैं तो इनकी तनख्वाह आज भी जारी है। ये वो टीचर्स हैं जो लाख रुपए, 80,000, 70,000 फ़ी टीचर तनख्वाह लेता है, और ये बैठे मुल्क से बाहर हैं। तो मैं जो थोड़ी देर कबल उस चैन की बात कर रहा था, आप इससे, मैं और आप जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन ना आए, हमें किस तरह निकाला जाएगा? ये क्या 5-5 साल तक हुकूमत सोई हुई है, उसको पता नहीं है कि ये लोग कहाँ गए? अभी भी FIA ने ये रिपोर्ट दी है कि ये आपके लोग जो हैं बैठे हुए हैं मुल्क से बाहर। और आने के बाद भी क्या होता है? अच्छा, उसके बाद ये तो 64 है ना। मैं तो उन 6,500 की बात कर रहा हूँ, तो बाकी कहाँ हैं? उनका क्या होगा? वो भी, उनको फैसला ये हुआ था कि उनकी IDs ब्लॉक की जाएंगी, यानी अभी ID ब्लॉक नहीं हुई है, आज भी उनको तनख्वाह। उसमें फिर वो लोग हैं जो ये रिपोर्ट दी है मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने, जो बायोमेट्रिक करती है। उन्होंने कहा कि इन 6,500 टीचर्स की बायोमेट्रिक कहीं भी नहीं है, इनका अंगूठा कहीं भी नहीं लग रहा, तो ये कहाँ पर हैं? अब मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उनको हमने आखिरी मौका दिया है, फिर भी वो अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान के सामने पेश हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो मैं कह रहा हूँ, ये आप 6,500 टीचर, आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कितना इनकी तनख्वाहों के मद में माहाना अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। ये मिल कैसे रही है महराज भाई, ज़रा पता करें। ये माहाना अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, और जिसमें सब मुलविस हैं। जादू और घोस्ट यानी कि भूत, सिंध सरकार की जैसी बात आती है तो उसमें या तो घोस्ट मुलाजमिन का जिक्र आता है, यानी कि भूत। इसमें एक हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस से और टाउन अफसर से लेके डायरेक्टर से लेके सेक्रेटरीट से लेके मिनिस्टर तक ये पूरा चेन है। हालांकि ये जो मौजूदा मिनिस्टर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं सरदार शाह, कोई उससे नहीं इख्तिलाफ। लेकिन भाई आपके नीचे जो सिस्टम चल रहा है वो तो ये हमारे सामने है ना। अब मज़ा तो तब आए ना कि आप अपने पढ़े लिखे होने का सबूत इस तरह से दें महराज भाई कि जो 6,500 की लिस्ट यहाँ पर आ गई, और जो 64 जो बाहर बैठे हैं वो, उनको आप बगैर किसी वार्निंग के निकाल बाहर करें, क्योंकि आपके सामने आ गई ना चीज़। अभी किसका इंतजार है? लास्ट वार्निंग और फलानी वार्निंग और ढिमाकी वार्निंग। होना यही चाहिए। देखिए बात यह है कि हमारे साथ तो महकमा तालीम,
ठीक है ना। देखिए तालीम देने का मामला पूरी दुनिया में जो है वो सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं, उसको आसान बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो तालीम का जो बजट रखा जाता है वो भी इतना कम होता है, और जो उसके बाद उसमें इतने सारे घूस मुलाजमीन, ये कोई वाकई सही कहा अजीज भाई ने, ये कोई आसान और ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। बरसों में हमने देखा कि लोग जो है वो जिसको वीज़ा सिस्टम कहते हैं, पुलिस में खांचा सिस्टम कहते हैं, इसी तरह यहाँ भी महकमे तालीम में भी ये सिस्टम है कि जी आप आधी सैलरी या 25% सैलरी पे उनसे बात करें, और उसके बाद आप कहीं भी जाएं, ड्यूटी पर आएँ या ना आएँ, आपको कोई नहीं पूछेगा। सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, अकाउंट में आने के बाद 25% आपने जिससे कुछ तय किया हुआ है या 40% आपने तय किया हुआ है, आप उनको आगे पे करेंगे और आप घूमते फिरते रहेंगे। तो हमारे यहाँ तो सरकारी नौकरी के साथ मजाक इसी तरह हुआ है, सरकार को इसी तरह नुकसान पहुंचाया गया है। 6,500 तो ये अभी वो हैं जो अभी नोटिफाइड हो गए और मतलब पता चल गए। इससे पहले भी बरसों में बहुत सारे ऐसे घूस मुलाजमीन हैं, KMC में भी घूस मुलाजमीन हैं, KDA में भी घूस मुलाजमीन हैं, महकमे तालीम में भी घूस मुलाजमीन हैं। इसके लिए तो बाकायदा इनको हर इदारे को, जितने भी इदारे हैं सरकार के जो सिंध सरकार के अंडर में आते हैं, उन सब में अगर चेकिंग की जाएगी तो आपको ये 6,500 तो बहुत ही मामूली लोग लगेंगे। अच्छा, मुझे वो खबर भी याद आ गई ना जिसमें अभी हमने थोड़े देर अरसे पहले देखा है, मेरे ख्याल से कुछ 4-6 महीने पहले की बात है, कि खबर ये आई थी कि जी असातिज़ा की कमी है। सिंध सरकार ने ही कहा था, और उसमें असातिज़ा को हायर करने के लिए कहा गया था कि फौरी तौर पर हायर किया जाएगा, जिसमें प्राइमरी टीचर्स को जो है वो लास्ट ईयर से चल रहा है। और फिर उसमें उन्होंने कहा था जी म्यूजिक टीचर्स भी रखे जाएंगे और फलाना और नहीं, वो भी प्रोसेस है लास्ट ईयर से। तो भाई इनको तो बुला लें। भर्तियाँ हुई जो 60,000 नए असातिज़ा भर्ती हुए सिंध में, मामूली बात नहीं है। JST, HST और PST 60,000 के लगभग टीचर्स भर्ती हुए हैं, वो अच्छी बात है। मेरिट पे हुए हैं, IBA टेस्ट के ज़रिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उस वजह से कुछ जो किल्लत थी वो एक हद तक बराबर हुई है। लेकिन ये तो आपकी आई ओपनिंग है ना, ये तो आपके सामने है, आप खुद कह रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेराज भाई बजट बहुत है, अगर ये बजट जो सिंध के महकमे तालीम के लिए सालाना रखा जाता है ये गैर तालीम पे खर्च हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और मैं तो कह रही हूँ कि कम भी है तो आप लगाना तो शुरू करें। बहुत बजट है, अगर लगाया होता तो आप कहाँ होती तालीम, लेकिन बजट ज़ाया कहाँ होता है, ये अहम बात है। ये यहाँ हो रहा है, ये माहाना 6,500 असातिज़ा जो बायोमेट्रिक नहीं लगाते, ये माहाना तौर पे 6-7 करोड़ 8 करोड़ का मामला होगा, और कई बरसों से ये इशू चल रहा है, तो ये मामला अरबों में चला जाता है। एक दूसरा, सिंध के महकमे तालीम में बरसों से एक वीज़ा सिस्टम राइज है, उसका नाम ही ये है वीज़ा सिस्टम। यानी टीचर क्या करता है, टीचर गायब हो जाता है, वो अपने लिए किसी और बंदे को रख लेता है। टीचर सिंध गवर्नमेंट, ये आपको इंकशाफ कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, सिंध गवर्नमेंट का टीचर जो 60,000 70,000 तनख्वाह ले रहे, वो 20,000 पे दूसरा टीचर स्कूल में लगा लेता है, खुद घूम रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, 20,000 किसी मैट्रिक पास लड़के को दे के वो पढ़ा रहा है उसकी जगह। राज भाई बंदा ढूंढे, आप भी तनख्वाह लें, ये होता है, यहाँ किसी को भेज दिया, ये होता है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आज के हमारे मजबूत जो सूरत रही है सिंध सरकार में, जो हम बात करते रहे हैं, उसमें एक जादू, हाँ हाँ ठीक है, एक घोस्ट, इसके अलावा हमें क्या मिला, और तीसरी करप्शन, वो आपने जादू कर दिया ना उसका नाम। इन तीन चीज़ों के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। सही बात है। महकमे तालीम के साथ एक और चीज़ मिली, लॉलीपॉप, जो आपको हर दफ़ा दे देते हैं, बिल्कुल हर हुकूमत में, और हर नई हुकूमत में आने से पहले इलेक्शन कैंपेन्स में आपको दिया जाता है, वो आप खा पी लेते हैं और आप खुश रहते हैं पूरी आवाम। मसला ये है कि तब्दीली नहीं आती, बेहतरी नहीं आती मामलात में। अली साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जा रहा है, और हम आज इस हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे कि एक तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम जब भी किसी सक्सेसफुल माशरे को देखते हैं और हम ये बात करते हैं कि जी वो कैसे उसका क़याम होता है और कैसे जो है वो सोशल जस्टिस जो है वो रहता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना वो चैरिटी का होता है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और हम ये भी देखेंगे कि हम देखते हैं कि हमारे जो शहर है, ख़ासतौर पर अगर मैं कराची की बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा हम आगे हैं।
नज़र भी आती हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग एग्रेसिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी मुश्किल हालात हों, कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए तो हमने देखा है कि बतौर शहरी, बतौर कौम जो है वो बहुत अच्छा हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और करते भी आए हैं। तो इस बारे में हम बात भी करेंगे कि इस वक्त जो और फिर दूसरी बात है दीनी पहलू से भी समझेंगे कि इस्लाम में जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ज़कात का सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया तो क्यों दिया, और उससे जो है वो सोशल जस्टिस कैसे कायम होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब मौजूद है। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इसके अलावा डॉक्टर रिजा राफे हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, दारुस्सुकून NGO से आपका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो रिजा। इसके अलावा खुर्रम जमाल सैयद साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आप चेयरमैन हैं शोकेस NGO के, उनके NGO के बारे में भी बात करेंगे और वो किस तरह से काम कर रहे हैं इस बारे में भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो हम जब इंटरनेशनल चैरिटी डे मना रहे हैं तो चैरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे दीन ने हमें सबसे पहले दे दिया। और शहरियार साहब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सोशल जस्टिस का क़याम चैरिटी के ज़रिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए, तो क्या कहता है दीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद चौथा पारा पहली सूरा पहली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम भलाई हरगिज़ नहीं पा सकते, मफ़हूम अर्ज़ करो तर्जुमा, तुम भलाई हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक कि अपनी बेहतरीन शय, बेहतरीन चीज़ अल्लाह की राह में ना दे दो। अब एक सहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको ना उस वक़्त भी ना शक्कर बड़ी पसंद थी, चीनी आप आज के दौर में उन्होंने ना घर में बोरियों की बोरियां रखी हुई थी। अच्छा, उस ज़माने में जितनी शक्कर खा लो वो जो है ना शुगर नहीं होती थी। वजह ये वो टेंशन नहीं लेते थे, उनको अल्लाह का खौफ होता था, वो अल्लाह का खौफ उनकी चर्बी पिघला दिया करता था। बहरहाल तो उन्होंने जब ये आयत करीमा सुनी तो उन्होंने अपने गुलाम को कहा कि इधर आओ यार, ये जितनी शक्कर की बोरियां जो सैकड़ों की तादाद में थी, कहा ये मदीने में बांट दो गरीबों को। आयत का तर्जुमा क्या था? लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज़ भलाई पा ही नहीं सकते। अल्लाह फरमा रहा है यू कांट गेट द बेनिफिट्स, भलाई का तुम उस अर्क जिसे कहते हैं सेंट, वो पा ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी बेहतरीन शय। अच्छा, बेहतरीन शय। अब देखें मिसाल, मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है। अब मैं कहूँ यार ये मैं इसके बजाय मैं इसको जो है ना वो 150 वाली कोई प्लास्टिक की जो है ना घड़ी दे दूँ किसी को अगर ज़रूरत है, या मुझे कोई चीज़ मैं जूते वो वाले दूँ जो मैं फाड़ चुका हूँ, फट चुके हैं, वो मैं अल्लाह की राह में दे दूँ। हम हमेशा नोट भी निकालते हैं ना जेब में से, देखते हैं 20 का सड़ा हुआ नोट कौन सा है जो जुम्मे को जब चुंदा हो रहा होता है मस्जिद के लिए, फ़कीर को भी देना है तो सड़ा हुआ नोट निकाल के देना है। अच्छा, और नहीं नोट रख लें जी, असली नोट साफ, जबकि वो भी नहीं रहना हमारे पास। ये इंसान की नेचर बता रहा है कि इंसान की नेचर कितनी ग्रीडी है, लालची है। तो अल्लाह, मैंने अर्ज़ किया कि वो सारी शक्कर की बोरियां उन्होंने खैरात कर दी, क्योंकि जो पसंदीदा तरीन शय थी वो उन्होंने अल्लाह की राह में दे दी। अच्छा, फिर एक बात क्या हुई, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका माल तिजारत आ रहा था, काफिला आ रहा था, बैठे थे सब मदीने की सरहद में। अब सौदागर आ गए सारे, मार्केट के बड़े टाइकून, यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे। यार उस्मान कितने में दोगे अपना माल? सारे का सारा सौदा हम कर देते, जितने तुम्हारे कंटेनर, आम जबान में, आज की जबान में, जितने तुम्हारे कंटेनर आ रहे हैं ना, सारे का सौदा मेरे से कर दो। बोला क्या दोगे? बोला 10% प्रॉफिट दिया, दूसरा कहता 20% दिया, तीसरे परसेंट कहता कम है। उस्मान कह रहे हैं कम प्रॉफिट है, नहीं इस पे नहीं होगा। एक ने कहा 50% प्रॉफिट पे डन है, उसको तो यकीन था कि अब ये मुझे को देगा। बोला नहीं, तेरा भी प्रॉफिट कम है। बोला तो कितने पे दोगे? बोला मैं 700% पे इसका सौदा कर चुका हूँ। वाह। बोला 700% पे इसका तुम सौदा कर, 700 गुना पे, नॉट परसेंट, 700 गुना पे मैं इसका सौदा कर चुका हूँ। बोला क्या मतलब? बोला मेरे जितना माल आएगा ये सारा मैं पूरे मदीने में, कहत पड़ा हुआ है आजकल, और मैं पूरे मदीने में सारा फ्री बांट दूंगा और मैं अपने रब से मल्टीप्लाई बाय 70 टाइम्स इंशाल्लाह लूंगा, क्योंकि नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है और अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह उसको एक दूनी 70 गुना, बल्कि इससे अला हादल क़ियास वर्ड है, अला हादल क़ियास, के जैसा उसका यकीन, जैसा उसका वो होगा ना इखलास, उस हिसाब से अल्लाह फिर उसको अता फरमाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमें लग रहा होता है कि देने से वाकई शायद कम हो जाएगा, लेकिन होता है नहीं। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। खुर्रम साहब, अब शोकेस NGO रन कर रहे हैं, ये जो शोकेस है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस बारे में है, किस सेक्टर को जो है वो आप लोग जो है टारगेट कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अवेयरनेस पे।
कि लो ड्रग डिमांड रिडक्शन कहलाता है ये, कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड कम होगी तो फिर उसकी सप्लाई कम होगी। तो हम बच्चों पे हम ज़्यादा हमारा फोकस है, और तकरीबन अभी तक हम कोई 45,000 बच्चे अवेयर कर चुके हैं, और मुस्तकिल हमारा ये सिलसिला चलता है, मुख्तलिफ मीडियम्स में करते हैं, और उसके लिए हम बड़े बड़े इवेंट्स भी करते हैं। वो अभी हमने एक एवर बिगेस्ट पोस्टर एग्जीबिशन की थी फेयर हॉल में, और उस जगह हमने एग्जीबिशन की थी जहाँ पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्टों की होती है, बच्चों के बनाए हुए पोस्टर्स की थी। तो यह हमारा एक अवेयरनेस का एक तरीक़ाकार है, बहुत सारे मीडियम्स हैं उसमें, ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। उसके अलावा हम ऐसे राइटिंग, स्लोगन, टैबलो, इस टाइप के हम इवेंट्स करते हैं अवेयरनेस के हवाले से। कहाँ पे आप लोग ज़्यादातर स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? बच्चों को मैंने बताया, स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं ना, सेकेंड मतलब 5th क्लास ऑनवर्ड। नहीं, इवेंट्स वगैरह कहाँ स्कूल्स में कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? स्कूलों में भी जाते हैं। मैं तो इवेंट जो करने होते हैं वो फिर ऑडिटोरियम में करते हैं, किसी गैलरी में करते हैं, इस तरह होटल्स में होता है। किस तरह से बच्चे ऑन बोर्ड ले रहे हैं आप लोग? इस तरह लेते हैं हम कि हम स्कूलों को हम लेटर्स भेजते हैं और उन्हें बताते हैं कि जी ये हमारा स्लोगन है, ये हमारा एक टारगेट है कि इस हवाले से आपने हमें पोस्टर्स बना के देने हैं, या आपने ऐसे राइटिंग करनी है, उसको एक मौजू दे देते हैं हम। उसके हवाले से वो हमारे पास अपनी जो उनकी जो वो बच्चे क्रिएट करते हैं वो हमें भेजते हैं, फिर हम उसको, और उसके बाद उन बच्चों को जो भी ग्रेडिंग करके उनको इनाम वगैरह भी दिया जाता है। सही। अच्छा, अब दारुस्सूकून के बारे में तो हम सब यकीनन जानते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने शो किया, दारुस्सूकून के बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और हम उनके बारे में बात भी कर रहे थे कि ओल्ड एज होम पे हमने जब अभी शो किया और बात की, तो यकीनन एक बड़ी सोसाइटी में हमारे इस वक्त जगह बन चुकी है रजा, और ज़रूरत भी है कुछ लोगों को, और कुछ ने मजबूरियों के तहत भी ये कर लिया है। दारुस्सूकून एक अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, जो है वो इस हद तक एक्सपेंड हो चुका है, और जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग इसको आगे रन कर रहे हो, तो कैसा जो है वो फीडबैक है? दारुस्सूकून का जो सीनियर सिटीजन्स होम है, दैट इज़ वन ब्रांच ऑफ दारुस्सूकून। सही बात। दारुस्सूकून बेसिकली इदारा जो कायम हुआ था वो हुआ था स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए। जो बच्चे स्पेशल नीड्स किसी भी किस्म की हों, चाहे वो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हों, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हों, फर्स्ट जो ब्रांच हमारी कायम हुई थी वो इन स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए हुई थी। लेकिन अब ऑब्वियसली वो एक्सपैंड कर गई है। मेन हमारा हेड ऑफिस जो है वो अभी भी उसके रेजिडेंट्स यही बच्चे हैं जो हमारे पास रहते हैं, हमारे बच्चे हैं। एक ब्रांच हमारी है जिसमें सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उसमें सीनियर सिटीजन्स आपको स्पेशल नीड्स के साथ भी मिलेंगे, और बाकी जिनको हम एक हमारे परसेप्टिवली जिनको हम नॉर्मल लोग कहते हैं वो भी हैं। इसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी ब्रांच है राश्ताबाद में, विच इज़ इन टंडोवाला यार। तो टंडोवाला यार में इट्स अ बिग ब्रांच दैट वी हैव, बिल्कुल, जिसमें अराउंड 1000 लोगों की रेजिडेंट्स को रखने की कैपेसिटी है। उसमें हम सीनियर सिटीजन्स को भी लेते हैं, उसमें हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी लेते हैं। सो बेसिकली दारुस्सूकून इज़ एन अम्ब्रेला जो केटर कर रहा है बहुत सारी सोसाइटी के उन एस्पेक्ट्स को जहाँ पे गैप आ जाता है, आइदर घर वालों की तरफ से या सोसाइटी उसको घर वाले या फैमिलीज़ उस तरह से नहीं उनको वो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते, तो उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है दारुस्सूकून। ये टोटली चैरिटी बेस्ड है क्या है? टोटली चैरिटी बेस्ड है, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ आर डोनेशंस कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये हमारे सबसे बड़े डोनर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो दारुस्सूकून को डोनेट करती हैं और इसके मकसद को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करती हैं। सही। आपके पास खुर्रम साहब डोनर्स वगैरह कौन है, चैरिटी बेस्ड है, किस तरह से काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ मैंने अब NGO मेरे 34 साल हो गए हैं, मैंने अपने मेरा कोई अकाउंट एज वेल NGO के हवाले से नहीं है, लेकिन जो हम इवेंट करते हैं वो हम स्पॉन्सर्स लेते हैं, मार्केट से जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। मिसाल अभी हमने जब पोस्टर किया था तो हमने पिकासो वालों के साथ किया, गोल्डफिश वालों ने, उन्होंने हमें पूरा स्पॉन्सर दिया। तो वो जो एक हमारे यहाँ चैरिटी का जो माफ़ी के साथ जो कॉन्सेप्ट है ना कि फंड्स वाला जो सरकारी फंड है वो हम नहीं लेते। सही। उसको हम मार्केट से हम करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं। सही, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब ये जो है ना स्टेट की बड़ी जिम्मेदारी है शहजाद साहब
कि जो एक ऐसा निज़ाम देना कि कोई गरीब ना रहे, या जिस तरह के इदारों को भी हम देख रहे हैं कि चले हुकूमत सपोर्ट कर रही है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ वेरी मच लैप्स और गैप हमें नज़र आ रहा है सोसाइटी के अंदर कि अमीर से अमीरतर हो रहा है, गरीब से गरीबतर हो रहा है। बतौर स्टेट जब हम इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसमें हमें किस तरह की मिसालें मिलती हैं? जब बच्चे ना शीरख्वार बच्चे वफात पाने लगे, मदीने में एक रेट ऑफ बच्चों का बढ़ गया। थिंक टैंक था उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, बिल्कुल मजलिस मुशावरत थी। कहा कि यार बैठो सोचो क्यों है बच्चे मर रहे हैं। गौर किया गया, सर्वे के बाद रिपोर्ट दी गई कि उमर बात यह है कि ज़्यादातर वो बच्चे मर रहे हैं जिनकी माएँ घरों में मासियाँ हैं। वो थोड़ा दिन अपने बच्चों को फीड कराती हैं, उसके बाद जो है ना इधर उधर छोड़ के चली जाती हैं, मासी नानी ताया बच्चों के पास, अपनी छोटी बहन भाइयों के पास छोड़ जाते हैं। तो मसला है बच्चा चंद महीनों में वफात पा जाता है। उमर फारूक रोए, कहते या अल्लाह इतने बच्चों का खून उमर की गर्दन पर, सही बात, जबकि उन पर था नहीं, लेकिन उनका खौफ खुदा। उन्होंने फिर वो लिया जो आज भी उमर लॉ के नाम से कनाडा, अमेरिका और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है कि बच्चा जब पैदा होगा, बच्चा पैदा होने से 30 महीने तक दूध छुड़ाने तक, इसका पैम्पर, इसका दूध, इसका रोटी कपड़ा, इसकी माँ का रोटी कपड़ा, ये सब किसकी जिम्मेदारी? रियासत की, स्टेट की जिम्मेदारी। अच्छा, अब आ जाएं पाकिस्तान पे। हम वो चीज़ नहीं ला सकते। यहाँ पर मैं कहूँगा कि NGOs का बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। ये वो तल्ख हकीकत है जो आप डिनाई नहीं कर सकते। विदाउट NGOs यू कांट रन पाकिस्तान, बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जितने भी लोग हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़कर, ये सब जितने बजट्स रखते हैं सब खुद खा जाते हैं। क्या मुझे नहीं पता, और मैं कई प्रोग्राम में बता चुका हूं कि आपके मज़ारात की पेटियों पे किस तरह डकैती होती है। मैं अगर किसी दिन खोल गया बैठ गया ना, मैं अंदर हो जाऊंगा, मुझे सब पता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तो कहता है इस हाथ से दो तो इस हाथ को ना पता चले। हम क्यों मशीन दे रहे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं, हम क्यों राशन का थैला दे रहे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं। किसी की इज्जत नफ्स कितनी मजरू कर रहे हैं हम? क्या गरीब या वाइट कॉलर जो आज इतना मुश्किल हो गया टू सर्वाइव, क्या इसलिए पैदा हुआ बेचारा, इसलिए इस पोजीशन में आया है? अल्लाह उसको सब्र पे अजर दे रहा है और हम क्या दे रहे हैं? बेइज्जती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने तो वही वाली बात है ना कि करते नहीं है, या करते हैं तो इतना चर्चा कर देते हैं कि वो भी नेगेटिव हो जाता है। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है इंटरनेशनल चैरिटी डे के हवाले से, और जब हम चैरिटी की बात करते हैं तो यकीनन जैसे भी शहरयार साहब भी बात करते हैं कि हमारे मुल्क में इस कदर चैरिटी हो भी रही है, NGOs भी मौजूद हैं, हर तरह के हर सेक्टर में काम हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि स्टेट की भी जिम्मेदारी है, चैरिटी की भी जिम्मेदारी है, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब अपना कंट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो खुर्रम साहब, बच्चों को आपने टारगेट किया हुआ है, और क्या क्या जो है वो काम हो रहे हैं, किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? जो आप चैरिटी की जो बात हो रही है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि जो चैरिटी आती है ना, जो लोगों ने एक बिज़नेस बनाया हुआ है, उसको मैंने अभी आपको बताया कि इसको NGO को एक बिज़नेस बनाया हुआ है कि बस वेलफेयर अपनी करते हैं, किसी की वेलफेयर नहीं होती। वो अभी जैसे मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि आपने एक उसको फ़कीर बना दिया। तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो मैं तो ये बरमला ये कह रहा हूँ कि उसको अगर आप रजिस्टर कराने चले जाएँ, NGO रजिस्टर करानी है, बगैर रिश्वत के करा के दिखा दें, नहीं होता। वो खून थुकवा देते हैं, इतने चक्कर लगवाते हैं, ये चाहिए, ये कागज़ चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप पैसे दे दिए तो सब हो गया। रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू कराने जा रहे हैं, वो अदाब खड़ा कर दिया उन्होंने। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के हम पेपर देते हैं कि जी ये है, ये सब कुछ है, नहीं उसमें ये पख है, ये पख है, वो जब पैसे दे दिए तो ख़त्म। तो चैरिटी कहाँ है? कहाँ चैरिटी? हमारे यहाँ जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ ज़कात खैरात है, जो बाहर से आती है वो भी ज़कात खैरात है, तो हम अपने बच्चों को क्या वो ज़कात खैरात खिलाएं? लोग बड़े धड़ल्ले से गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, घर भी ले लिए। तो ये मतलब ये सब चीज़ें हैं ना, ये मतलब ओपन सीक्रेट है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो हमें अगर जैसे दारुल सुकून एक बहुत बड़ा नाम है, उसने अपना एक मेयार बनाया और उसने अपना एतबार बनाया, आज लोग वहाँ जा रहे हैं। इस तरह कितनी NGO हैं जिनका एतबार है। अंसार वर्नी का एतबार है, लोग एतबार करते हैं। पता नहीं कितनी शादियाँ करा दी, उन्हें कभी तस्वीर नहीं खिंचवाई कि मैं किसी को शादी करवा रहा हूँ या उसको मशीन दे रहा हूँ, या कोई भी पब्लिक को जो दे रहे हैं वो आप उसे रिकग्नाइज फ़कीर बना रहे हैं।
सही तो बात। ये सब चीज़ें जो है ना हमारे माशरे में एक ओपन सीक्रेट है। अच्छा, अभी खाने का बड़ा हमारे यहाँ ना रिवाज आम हो गया, जो भी बात खुरम साहब भी कर रहे हैं, हर नुक्कड़ पे, हर गली मोहल्ले पे आप देखेंगे खाने जो है वो लगाने के लिए दस्तरखान लगा हुआ है और आप जो है वो खाने खिलाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में जो है ना क्या राय है? क्योंकि कहते हैं भाई खाना खिलाना तो बड़ा अच्छा काम है, अल्लाह ताला ने कहा है खाना खिलाओ। और मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि आपने जो है ना लोगों को और फैसिलिटी दे दी है कि आप कुछ ना भी करें तो आपके वहाँ पे कौन लोग खाना खा रहे होते हैं? बहुत कम लोग हैं जो कि वाकई हकदार हैं, जो बहुत आपके जो है वो चरसी बैठे होते हैं और जो है ना इस तरह के लोग बैठे होते हैं जिनको सारा दिन कोई उनका ना आगे भी ना पीछे ना उन्होंने कोई काम करना है, वो बैठ के वहाँ पे जो है तीनों टाइम, सुबह दोपहर टाइम, तीनों टाइम बैठे हो। सच बात करूं, सच ही पूछना है, जानना यही कि दीन क्या कह रहा है आप भाई? क्या समझते हैं ये एहसान कर रहे हैं खाना खिला के? यही तो सवाल है। अरे वो इतना बकरा उधर सदका होता है डेली, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में, वो ज़िबा किए चले जा रहे हैं, गोश्त रखेंगे कहाँ? उसके लिए एक अलग फ्रीजिंग डिपार्टमेंट इनको कायम करना पड़ेगा। डेली पकता जा रहा है, बांटे जा रहे हैं, दस्तरखान खोले जा रहे हैं। चर्चा ये है कि मटन खिला रहे हैं। मटन खिला रहे हैं बाबा। तो किसी के बाप पर एहसान नहीं कर रहे बाबा, आप किसी के बाप पर एहसान नहीं कर रहे, किसी को खिला रहे हैं तो आप अपनी मत्थे से उतार रहे हैं, अपने सर से जंजाल उतार रहे हैं, सॉरी टू से, और लोगों को बिठा बिठा खिला रहे हैं। देन व्हाट इज नेक्स्ट? लेट मी से, खुदा के लिए मेरी बात को बुरा मत समझिएगा, ये सिर्फ इसको भी कैश कर रहे हैं। हम इतने लोगों को खिला रहे हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, सभी खिला रहे हैं, हर इदारे सब ही खिला रहे हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और भी आपकी कता कलामी हो रही है। अगर एक महदूद अंदाजे के मुताबिक कराची में जो खाना खिलाया जाता है एक दिन में कम से कम 1 करोड़ रुपए का खाना खिला देते हैं। ज़्यादा है सर। तो आप ये दे देना लोगों को। मैं वही बड़े सारे बता रोजगार रहा हूँ, मिनिमम महीने के 30 करोड़ हो गए। अगर ये 30 करोड़ से कोई कॉटेज इंडस्ट्री लगाए तो 100-150 घर तो वैसे ही मतलब पल जाएंगे ना। है नहीं ना। मैं यहाँ पर एक चीज़ अर्ज करता हूँ, मैं यहाँ एक चीज़ अर्ज, यहाँ बकरा कटता है, मैं इसलिए बकरे को टारगेट कर रहा हूँ कि ये गोश्त ख़राब हो जाएगा। मैं वो बाज़ार, वो दुकानें जानता हूँ जहाँ पर ये सदके के बकरे सस्ते दामों पे बिक जाते हैं और वो फिर हम लोग जाके वहाँ ख़रीद के ला रहे होते हैं। आई नो दैट ऑल्सो। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल, मैं ऐसे, जब तक हम इन बातों की अवेयरनेस, यार तुमको क्या ज़रूरत है जाके उधर 20,000 रुपये का बकरा कटवा के उसको जो है ना पर्ची कटा के, हाँ लंदन में भेज दी बहन को, हाँ जी मैंने तेरा बकरा कटवा दिया, सदका करवा दिया। और यार तेरे ख़ानदान में ऐसे लोग मौजूद हैं, तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग मौजूद हैं। एक बात मैंने बहुत अच्छी सोशल मीडिया पर पढ़ी थी, वो कौन से मसलक का है तुम्हारा पड़ोसी, ये तो अल्लाह उससे पूछता रहेगा। ये देखो तुमसे ये पूछा जाएगा वो भूखा सोया था कि पेट भर के सोया था आपसे। वो मोमिन ही नहीं है जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। ये तो तकरीबकार पैदा कर रहे हैं, आप नशा ही पैदा कर रहे हैं, चोर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, दारुसुकून भी एक इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन जब लोग लेकर आते हैं और डोनर्स उनके साथ होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि अफोर्ड कर सकती हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स दारुसुकून? जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, बिकॉज हमारी कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, हमारे कोई मंथली चार्जेस नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी। चाहे आप अफोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो, दारुसुकून की पॉलिसी नहीं है किसी से भी कोई कुछ भी लेना इन टर्म्स ऑफ मंथली चार्जेस या मेडिकल चार्जेस या बच्चे की सपोर्ट के लिए, उसकी रिहेबिलिटेटिव फैसिलिटीज़ के लिए। अगर कोई फैमिली अफोर्ड कर सकती है और अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कुछ डोनेट करना चाहती है, दैट इज़ अप टू देम। लेकिन जो नहीं कर सकते वो बच्चे हमारे लिए उतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं जो डोनेट कर सकते हैं उनकी तरह। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है, जिसकी जितनी इस्तिताअत है, जो करना चाहता है अपनी खुशी से वो करता है, अदरवाइज मांगा कुछ नहीं जाता। तो क्या एक्सपेंशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि मज़ीद जो है वो डिपार्टमेंट्स लेकर आए जाएँ या मज़ीद? क्योंकि हमारे तो हम देख रहे हैं जैसे सोसाइटी स्क्रेविंग और बहुत कम महदूद इदारे हैं स्पेशल बच्चों के लिए, तो ख़ास तौर पर। बिल्कुल, एक्सपेंशन हमारी, जैसे मैंने बताया, राश्ताबाद में हमारी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, अभी वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा लाहौर में दारुसुकून की एक ब्रांच अंडर कंस्ट्रक्शन है। गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, जो बच्चियाँ हैं ब्रोकन फैमिली से हैं या सिंगल पेरेंट्स से हैं, ऑर्फन्स हैं, उनके लिए हॉस्टल्स हैं। तो एक्सपेंशन इस तरह से है, अब इदारा कर रहा है एक्सपैंड, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी। अभी हमारी मेन कोशिश ये है कि जो बच्चे हमारे पास हैं, जो बुज़ुर्ग हमारे पास हैं, उनको हम सही तरीके से संभालें और आहिस्ता आहिस्ता करके जितना हम मैक्सिमम बेहतरी के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं और करें। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच रजा फॉर कमिंग इन द शो, और आपने बड़ी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया दारुसुकून को। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है इंटरनेशनल चैरिटी डे के हवाले से, और एक हमने कहा शुरू में, जैसे मैंने कहा कि सोशल जस्टिस कायम करने के लिए और दूसरों की अपब्रिंगिंग के लिए चैरिटी का कॉन्सेप्ट दीन भी लेकर आता है। दुनिया भर में जो है ना वो हर दीन में हम देख रहे हैं, हर माशरे के अंदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है, ताकि और स्टेट भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन पर्सनली लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हबीब अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हबीब अब्दुल करीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। आप भी जो डोनर हैं दारुल सुकून के और मुख्तलिफ NGOs के साथ भी जो है वो कोलैबोरेशन रहता है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या थिंकिंग है, और बड़ी ज़रूरत है हमारे यहाँ हमारे माशरे में? असल में मैं खुद डोनर नहीं हूँ, मुझे डोनेशन मिलता है दोस्तों की तरफ से, मार्केट वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। सही। तो मुझे बहुत सारा डोनेशन मिलता है जो मैं दारुल सुकून या और इदारे हैं उनकी जो मुझसे हो सकती है। मैं पैसे नहीं देता किसी दारुल सुकून को या किसी को। हाँ। मैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि हाँ लानी चाहिए, राशन है, कपड़े हैं, कोई ऐसी आइटम्स है जिनकी उनको ज़रूरत है और वो नहीं कर सकते, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको कर देता हूँ। मैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को लेके जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि भाई देखो ये लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये सीनियर सिटीज़न हैं जिनको अपने बच्चे छोड़ गए। तो वो आते हैं, देखते हैं, फिर मुझे बोलते हैं अच्छा भाई इनकी हेल्प कर देना। तो इस तरह से मैं करता हूँ और मुझे 40 साल हो गए इस काम को। दारुल सुकून में या और इदारे में, जैसे रंशोल लाइन में हॉस्पिटल है, नूरानी हॉस्पिटल है खुली है, वहाँ हम लोग गरीबों का ऐसे इलाज करते हैं। ऐसे 2-3 और छोटे छोटे इदारे हैं। अपनी बिरादरी है, मेमन बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, हमारी जमात भी करती रहती है, मेमन फेडरेशन भी यही काम करती रहती। तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये जो कुछ करूँगा मेरे ही काम आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कोई इतना अमीर आदमी या इतना पैसे वाला ऐसा नहीं हूँ कि मैं डोनेशन करूँ, नहीं, मुझे जो मदद करता है। इसमें बात ये कि अगर कोई कुछ करना चाहे ना मेरे ख्याल से ज़िंदगी में, तो वो एक कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरतीब बना ही लेता है, और वो फिर रास्ते अल्लाह ताला उसके लिए आसान करते रहते हैं। आपने स्टार्ट किया तो कैसे किया था, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? मेरा बेटा था ना 40-45 साल पहले, मेरा बेटा बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने बोला ये हेमोफिलिक है, बहुत इलाज कराया तो परेशान रहता था। तो मुझे किसी ने कहा दारुल सुकून जाके देखो। मैंने जाके देखा, 40 साल पहले छोटे छोटे बच्चे से मेंटली फिज़िकली रिटार्डेड। मुझे उस वक्त ख्याल आया कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा खाता पीता और है। सही बात। फिर उस दिन से मैंने इनके लिए जो 100-200 रुपये जमा करता था 40 साल पहले, ओहो, आज वो लोग जो 100-200 देते थे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए देते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बरकत दी। मौलवी साहब, जो आप एक पैसा दोगे वो कितने देता है वो तो वो ही जानता है। बिल्कुल है। तो वो फिर मेरा शौक़ बढ़ता गया। फिर इन लोगों ने, मैं चुपचाप करता था, ये 5-7 साल पहले इन्होंने मुझे ज़रा हाईलाइट किया इंग्लैंड और उसके जो रिसाले आते उसमें। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से भी पैसे आने लगे, क्योंकि मेमन बिरादरी है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट करके, मैंने उनको देखा भी नहीं है जो पैसे भेजते हैं। चीज़ होती है एतमाद, मुझे पता भी नहीं है और इनको पता है कि भाई, और मैं भी समझता हूँ कि अगर मैंने कुछ इसमें गड़बड़ की तो मुझे ऊपर जवाब देना पड़े। अब इस उम्र में मैं ये सोच भी नहीं सकता, वैसे भी नहीं सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कभी, तो ऊपर क्या जवाब देंगे। असल में नियत की बात है ना कि आप किस नियत से करें। वो रिवॉर्ड जिस मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला इतना बढ़ा के दे देता है आपको कि आप सोचिए 100 रुपये वाला आज लाख रुपए दे रहा है, लाखों रुपए बल्कि दे रहा है। अभी कह रहे हैं करीम साहब, बहुत अच्छी बात है, लोग दे रहे हैं, मोटिवेशन मिलती है एक दूसरे को बताने। देखें दो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला एक ये भी फरमा रहा है। एक दूसरे ये बड़ा बुनियादी सवाल है मुफ्ती साहब, कहते हैं कि दो तो पता ना चले, एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और फिर एक वाली बात की मोटिवेशन के लिए कहते हैं लोग कि हम तो सोशल मीडिया पे इसलिए बताते हैं, या चले मैं और आप बैठे हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि चले यार मैंने उसके साथ देखा कि आपको भी और हमें भी सीख मिले लोगों को। तो करना क्या चाहिए? उमर फारूक बताएं ना बताएं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मैं बता रहा हूँ, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना अपने ग़ुलाम को कहा, यार अब तो ज़िलहिज्जा का चांद चढ़ गया, पहली तारीख आ गई है, लोगों ने कुर्बानी के जानवर नहीं खरीदे अब तक। कुर्बानी के जानवर की तो खिदमत करना भी इबादत है।
तो उन्होंने अपने गुलाम को कहा ये मेरा मेंढा ले जाओ, सही, बकरा या मेंढा जो भी था। फरमाया इसको मदीने के गलियों में घुमाओ और कहो ये उमर की कुर्बानी का जानवर है। उमर दिखावा नहीं कर रहे थे, उमर लोगों को बता रहे थे ओ भाई 10 दिन रह गए सिर्फ जानवर लाओ सवाब कमाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका गोबर भी जो जानवर का तुम्हारे नेकियों के पलड़े में डलता है, इसका खिदमत करना, इसको खिलाना पिलाना, ये सारे का सारा तुम्हारी इबादतों में सवाब में आएगा। लोग मोटिवेट हो, सवाब कमाए, मुफ्त के सवाब है भाई, इसको ज़ाया क्यों करें। जैसे मुफ्त का सवाब है अगर आपने किसी को कुछ दे दिया तो वो सवाब है। ये मोटिवेशन थी उनकी, दिखावा नहीं था। बाकी हाल तो ये था कि इतना कुछ किया लेकिन क्या 17 के पता नहीं 25 पेमद लगे थे और 22,500 मुरब्बा मील पे इनकी हुकूमत कायम थी और ईंट का जो है ना तकिया लेकर सोया करते थे। ये मोटिवेशन, ये भी तो है। अच्छा, एक बड़ी प्यारी चीज़ रसूल करीम अलैहि सल्लम की वो सुन्नत जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मत प्लस उलमा मौलवी सब अल्हम्दुलिल्लाह भूले में, जो बताते भी नहीं क्योंकि करना पड़ेगा। एक दिन उम्मी ये बीबी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, अपना कुर्ता उठाया, देखा 2 पत्थर बंधे हुए थे। कहते हैं जन्नत के मालिक हैं ये लोग और कह रहे हैं 2 दिन हो गए यार कुछ नहीं खाया। सैयदा कायनात ने हल्का सा अपना पैरहन मुबारक उठाया, देखा मैं 3 पत्थर बंधे हुए हैं और मैं परसों तो आपको मैंने दे दिया था अपने हिस्से का भी, मैं तो 3 दिन से भूखी हूँ। तो रसूल करीम अलैहि सल्लम के पास दोनों जाते हैं। आका अलैहि सल्लम के चेहरे पे नकाहत है। सरकार अलैहि सल्लम दोनों बच्चों को देख के ना, दामाद और बेटी को देख के तड़प जाते हैं। फरमाया क्या बात है, क्यों परेशान हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह अली ने 2 दिन से नहीं खाया, मैंने 3 दिन से नहीं खाया। आका ने अपना पैरहन मुबारक उठाया, उसमें 4 पत्थर बंधे हैं। फरमाया बेटा मैंने तो 4 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुन्नत अब हम कब अदा करेंगे? कब हम अपना पेट काट के दूसरों को, पड़ोसियों को देंगे? ये है चैरिटी। मेरे पास है और मैं अपने आप को काट के दूसरे को दें। ये मेरे पास बेशुमार 2 फ़ोन है तो एक दे दिया, तो ये कौन सा कमाल कर दिया मैंने? हम तो ये भी नहीं करते, हम तो ये भी नहीं करते। व्हाट द रूट, जो जड़ है ना, जो रूह है चैरिटी की, वो ये है कि अपना पेट, अपनी मन को काट के दूसरे की जरूरत पूरी करना। दैट इज कॉल्ड चैरिटी। नॉट के बेतहाशा है तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे दिया, दैट इज नॉट चैरिटी एट ऑल। मोटिवेशन करना है तो आप दूसरों के लिए काम करें। ये इस हाथ से दो, इस हाथ को पता नहीं करे, अपने रिश्तेदार को, पड़ोसी को इस तरह चुपचाप दो और फिर अपनी बढ़ाई मत करो कि मैंने इसको ये किया था, उसके बच्चों को मैंने पढ़वाया। चुपचाप देना। बाकी ये आप जो दूसरों के लिए, आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं, उसमें आप मोटिवेट कर सकते हो कि भाई मौलाना साहब इधर आइए ना, ये काम करना। दिस इज डिफरेंट। वो तो मोटिवेट करना चाहिए हुआ ना ये। हाँ, ये बाकी अब अपने रिश्तेदारों को दिया और बोले मैंने इसकी ये मदद की है भाई, 4 आदमियों को और को बोला, उनका पर्दा भी उठा दिया, आपने एक्सपोज भी कर दिया। जी फरहान साहब, वक्त जो कि अब खत्म हो गया, अपनी सोच है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी सोच है। देखिए बड़ी अच्छी बात चैरिटी के हवाले से हो रही है कि सीधे हाथ से 2 उल्टे हाथ को ना पता चले। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एक 5 किलो का आटे की बोरी जो है ना, वो थैला दे रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये इसको हमें बदलना पड़ेगा। हमें चाहिए कि मैं अब आज आप चैनल पर बैठे, हमने पता नहीं कितने लोगों का इलाज कराया नशे का, मैं किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं। दोस्तों से कहते हैं कि यार ये है, इसको हॉस्पिटल का जो खर्चा वो दे दो। हम भी अपना पैसा अपने हाथ में नहीं लेते, उनके वो हॉस्पिटल में दे देते हैं। उन्होंने एक बच्चा है, वो है लड़का है 24, 25, 30 साल का, वो वहाँ एडमिट हो जाता है। जो उसका जो 15-20 हज़ार रुपये जो खर्चा आता है वो हॉस्पिटल को डायरेक्ट देते हैं कि भाई ये इसका महीने का खर्चा है, ताकि उनकी भी इज़्ज़त नफ्स है, उनके फैमिली वालों को किसी को पता भी ना चले और ये अपना काम भी हो जाए। सही बात है, बिल्कुल। तो एक बात भी है सर कि वो हम लोग पहले राशन और कपड़े बांटते थे गरीबों के लिए, तो टीवी वाले और फोटोग्राफर और अखबार में छपता था, बहुत साल तक किया। तो मैंने उसको बोला यार क्या ज़रूरत है टीवी, अल्लाह देख रहा है।
तो बोला नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन हम जिनसे पैसे लेते हैं वो भी तो देखे कि हम खर्च कर रहे हैं। हाँ। इसलिए भी करना पड़ता है कभी कभी। बस बात वही कि फिर इसमें ना नियतों का वो आ जाता है सबसे कि बड़ा आपकी नीयत क्या है। फिर वही वाली बात कि हज़रत उमर ने जो है वो बकरा घुमाया तो इस नीयत से घुमाया कि चलो और लोगों को मोटिवेशन मिले कि कुर्बानी करो। आज जो लोग बकरे गाय और भैंसे गलियों में घुमा रहे हैं तो ये कि जी हम 32 लाख का जानवर लाएं तो आओ देखो, और टेंट लगाए हुए और लाइटें लगाए हुए और फिर उनको ठुमक ठुमक के चलवाते भी हैं कि आओ देखो हमने इतना पैसा खर्च किया है। तो फिर वही वाली बात है कि कुर्बानी जो है ना वो नियत है, और कुर्बानी में अल्लाह ताला ये नहीं देख रहे कि उसने जो है वो 56 लाख का जानवर कुर्बान कर दिया या उसने जो है वो 12,000 रुपये का जो है 20,000 रुपये का बकरा कुर्बान कर दिया। सिर्फ वही पहुंच रहा है जिसकी नीयत अच्छी है और जो खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ कुर्बानी भी कर रहा है, चैरिटी भी कर रहा है, अपना पेट काट कर जो है वो दूसरों को भी दे रहा है। तो ये है असल रूह और असल सेंस जो आज हमने सीखा अपने मेहमानों से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त दिया। यहाँ पर हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद होगा अगला सेगमेंट। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो आज हम बात करेंगे फोबियाज़ के हवाले से कि फ़ोबिया क्या होता है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चढ़े जाएं और नीचे देखें तो डर लग रहा होता है, बहुत अंधेरे से लोगों को खौफ आ रहा होता है और कहते हैं ना कि मुझे फ़ोबिया है। बंद कमरों से, बंद लिफ्टों में, बंद जगहों से, घुटी घुटी जगहों से, जो कि मुझे खुद भी एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं इस तरह की जगहों पर सर्वाइव नहीं कर सकती और मुझे भी ऐसा लगता है कि बस मेरा भी दम निकल जाएगा। इसी तरह हमारे कमर भाई यहाँ पर होते हैं, हमारे कैमरा मैन है, उनको भी एक फ़ोबिया है कि जी जब तक चीज़ जगह पर नहीं होगी तो कमर भाई भी सुख का सांस ना खुद लेंगे ना किसी को लेने देंगे। तो जी इस बारे में भी बात करेंगे। फिर दूसरी बात ही कि बहुत सारे लोगों के ना और इश्यूज़ होते हैं, कलर फोबियाज़ हैं और जो है वो डिफरेंट वाटर फोबिया होता है, सी फोबिया होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन साइकी क्या है और इन फोबियाज़ को ओवरकम कैसे करते हैं। डॉक्टर मरियम मोतीवाला मेरे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ थोड़े बहुत फोबियाज़ मुझे पता थे जो कि मैंने डिस्क्राइब किए। तो मरियम, ये फोबियाज़ निकलते हैं नहीं निकलते और कितने सिवियर हो सकते हैं, इनका वो क्या है, सबसे फिनोमेना क्या है, क्यों हो जाता है ये? सबसे पहले तो फोबिया को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि ये कभी भी हो सकता है। इसका कोई बैकिंग नहीं होती है। एक बहुत ही इरैशनल सा एक थॉट प्रोसेस होता है जो हमारा माइंड उसको सच समझने लगता है। एंड क्योंकि हमारे ब्रेन का एक एरिया होता है एमेगडाला जो फियर से एसोसिएटेड होता है। तो अगर कोई फ़र्ज़ करें किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, जैसे कुछ लोगों को बर्ड फोबिया होता है, तो बचपन में कभी उनके साथ किसी बर्ड ने अटैक कर लिया हो तो वो माइंड ने उनका जो एमेगडाला होता है ब्रेन का वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और वो उसको एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से कर लेता है। रोड एक्सीडेंट्स हो जाएं तो वो उससे डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते। वाटर फोबिया जैसे आपने बात करी, कलर फोबियाज होते हैं, लोगों को हाइट का होता है। जैसे मैंने बर्ड फोबिया का बताया आपको, होता है। अच्छा, मुझे जब आई वाज ग्रोइंग अप मुझे नीडल फोबिया होता था। वो क्या तो जैसे इंजेक्शन का खाली सोचोगी तो मेरी ये फूलना शुरू हो जाती थी। तो वो बहुत उसको कम इस तरह कराएगा कि फिर जब ज़ाहिर है लाइफ चलती गई तो इंजेक्शंस लगते गए और तो इतना हो गया कि अब वो फोबिया ख़त्म हो चुका है। लेकिन सिर्फ इसके बारे में सोचने से भी मेरी वो स्किन जो थी वो टाइट हो जाती। नहीं तो ये ट्रिगर कैसे हो जाता है? जैसे अब मुझे तो कभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं हो कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो किसी बंद कमरे में बंद हो गई हूँ या कोई ऐसी चीज़ मेरे साथ ज़िंदगी में कभी हुई नहीं, लेकिन मैं उसको एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहती। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखें डेवलप, जैसे हमने कहा फोबियाज इरैशनल होते हैं, उनको हो जाते हैं, उनको कोई बैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। बस जो हमारा ब्रेन का जो एरिया होता है वो उसको कैसे लेता है उसको। अगर आप किसी का सुनते भी हैं तो मे बी आपका उस ब्रेन का एरिया जो बहुत हाइटेंड हो उस वक्त उसने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, उसने अपने ऊपर ले लिया और फिर उसने उसको फोबिया डेवलप करना शुरू कर दिया। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा आप बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं सादी बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था और मैं रोड वगैरह पे अगर निकलती हूँ बाहर तो आजकल जैसे रोडों पे, सड़कों पे खड्डे वगैरह हैं तो मुझे बहुत डर लगता है और मुझे लगता है कुछ हो जाएगा या दोबारा कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ से ना। इसको ओवरकम कैसे करना है, जो सादिया का सवाल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो उनका एक्सीडेंट होना है ये तो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है ही। अच्छा, इसको ओवरकम करने की यहाँ तक बात होती है क्योंकि फोबियाज़ को ख़त्म करने के लिए एक्सपोजर थेरेपी बहुत काम आती है। एक्सपोजर थेरेपी क्या होती है? उसमें हम जब हैं जिनके साथ कोई फोबिया हो उनके साथ हम बैठते हैं और हम पूरी हायरार्की बनाते हैं। तो अब इनके केस में क्योंकि ये है कि इनको रोड एक्सीडेंट में ज़ाहिर हुआ है और उनका इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वो गाड़ी में अपने सिर्फ घर में बैठें, सिर्फ गाड़ी में बैठे, उनको कोई चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उसको 1-2 हफ्ता बैठें जब तक वो उस
गाड़ी के इन्वायरमेंट से सिक्योर फील ना करने लगे। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करें, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करें, जब तक अगेन वही 2-3 हफ्ते में जब तक वो उसमें सिक्योर ना हो जाए, फिर थोड़ा आगे पीछे करना शुरू करें। फिर जब उनको लगता है कि ठीक है अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, अब फिर वो रोड पे निकलना शुरू करें। तो ये बहुत फोबिया को ख़त्म करने में एक लंबा प्रोसेस तो चलता है, लेकिन ओवरकम हो जाता है, क्योंकि ये जैसे बात करें कि एक इर्रेशनल फियर है, तो उसको चेंज करने में आहिस्ता आहिस्ता आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये जो कलर फोबियाज होते हैं ये क्यों हो जाते हैं और उनको किस तरह से, जैसे अब ये तो चले रोड पे निकलने का जो है वो मसला है, और दूसरी बात ये चले आप बंद कमरे का, लेकिन ये तो हर जगह आपको नजर आएगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो नहीं आप उसको रख सकते। इस पर भी बताइएगा, लेकिन एक कॉलर उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिएगा। फहद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फहद। मेरा सवाल ये था कि मैं बाइक बहुत कमांड की चलाता था पहले, ये तकरीबन 1.5 साल पहले, लेकिन फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद से अब तक ऐसा होता है कि मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं डर रहा होता हूँ कि मेरे बराबर की कोई गाड़ी या कोई बाइक वाला के गुजरती है तो मैं थोड़ा सा यानी कपकपा से जाता हूँ, इस तरह की फीलिंग आती है। तो मुझे पूछना था कि ये फोबिया है या ट्रॉमा है, देखिए इसका इलाज क्या है? देखिए ये ऑफ कोर्स ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, ये कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड हो गया। बिल्कुल, ये क्योंकि अगेन ट्रॉमा से ही फोबिया, जैसे फोबिया जो है वो कभी इरेशनल होता है, लेकिन ट्रॉमा में भी फोबिया डेवलप हो सकता है। लेकिन इनका फोबिया क्योंकि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की बैकिंग से आ रहा होता है, तो सबसे पहले अगेन वो ट्रॉमा को उनको हील करना पड़ेगा। उनको जो वो डर खौफ है, अगेन वही एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रॉमा हील होगा, उनको वो सिक्योर फीलिंग आएगी और फिर ही वो फोबिया जो है वो खत्म किया जा सकता है। सही, कलर फोबियास को जो है ना वो किस तरह से होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो नहीं रख सकते, बिल्कुल आप नहीं रख सकते, लेकिन फिर उसके लिए आप फिर उनको फोबिया अगर हो तो उनको वही आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाया जाए। उनको हम कहते हैं कि अगर आपको इस तरह क्राइसिस हो रहा है तो फिर आप अपने आप को कैसे अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर इसमें हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं, जिसमें उनके हम कॉग्निशंस पे वर्क ऑन करते हैं, उनको थॉट प्रोसेसेस पे लेके आते हैं और उनके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हैं कि अगर ये आपको कलर फोबिया हो रहा है तो उसकी कोई बैकिंग है आपके पास, कोई एविडेंस है आपके पास। जैसे किसी ने अभी हम जिक्र कर रहे थे जब उसको ब्रेनस्टॉर्म करते थे तो बताया कि एक बच्चे को वाइट कलर से फोबिया था, तो वो वाइट कलर तो देखे ना हर जगह होता है, घरों में कहीं आप बाहर भी निकलेंगे तो आपको वाइट कलर, तो वो उसके ऊपर जब बहुत एग्रेसिव है उसका एटीट्यूड और इमोशनल जाता था बच्चा, तो माँ बाप के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से फिर उनको बाहर निकालना। इसमें अगर बच्चा है तो हम इसको इस तरह वर्क ऑन कर सकते हैं कि हम उसको आर्ट थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। हम उसको वाइट पेपर दे सकते हैं, आप उसको बोलेंगे आप वाइट पेपर पे आप कोई चीज़ें ड्रॉ करें, कोई फ़नी चीज़ बनाए, कोई ऐसी चीज़ बनाए जो आपको अच्छी लगती है, तो उससे क्या होगा उसका वाइट बैकग्राउंड से उसकी एक अच्छी एसोसिएशन बनना शुरू हो जाएगी। तो वो स्लोली वो वाइट बैकग्राउंड पर जब वो हम कलर्स करेगा, वो पेंट करेगा या वो कुछ ड्रॉ करेगा, तो अब जब वो अपने इर्द गिर्द उस वाइट कलर को देखेगा तो उसको वो ट्रिगर नहीं होगा इतना। तो इनसे हम जो है उनके स्फीयर्स को कम कर सकते हैं। और जो जिन लोगों को हाइट का होता है, हाइट का डार्कनेस का होता है, देखिए फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले तो आप अंडरस्टैंड करें कि देयर इज़ ऑलवेज अ बैकिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ बैकिंग। बचपन में या तो कोई ऐसा हुआ हो कि डार्कनेस में बच्चे को किसी को डरा दिया हो, या बच्चा मारते हैं बच्चे अंधेरे में डरा दिया हो बचपन में, कभी बड़े होते हुए नहीं पता चलता, लेकिन आपके माइंड ने जो एक्सपीरियंस किया होता है वो डेवलप कर लेता है और वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो हमें लगे बड़ों के कि मेरे साथ बचपन में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ देयर इज़ ऑलवेज अ बैकिंग। और हाइट को कैसे ओवरकम करते हैं? देखिए हाइट का अगेन ये है कि ऑफ कोर्स अगर कोई नॉर्मल फोबिया वाला ना भी हो, वो भी अगर देखेगा तो उसको डर लगेगा, ज़रूर लगेगा। लेकिन कुछ का ऐसा होता है कि एकदम से जाएंगे पैल्पिटेशंस वगैरह हाई हो लेंगी। पहला तो ये होता है कि आप अवॉइड करें कि आप इतनी ऊंचाई पे ना जाएं, लेकिन बिलफर्ज अगर उनको जाना पड़ गया है तो अगेन वही एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू होता है कि पहले उनको जो है हम सिर्फ बात करते हैं उनसे उसके बारे में, जब वो बात करने में आसान हो जाए तो फिर उनको हम पिक्चर्स दिखाएं कि एक हाइट पे है, वीडियोस दिखाना शुरू कर दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जब वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए फिर आप उनको वहाँ हाइट में ऊपर ले जाएं, उनको आप बोलें कि अच्छा ठीक है भले आप दूर रहिए, फिर आहिस्ता आपने 10 कदम आगे लिए, फिर आप स्लैब की तरफ जाके आप उनको दिखा। ये फोबियास के बारे में पता कैसे चलता है? ये आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं तो पता चलता है, या जो है ना
किस तरह से इसको डायग्नोस कैसे होगा? देखिए फोबियाज जो हैं वो डायग्नोज इस तरह होता है कि वो अचानक स्पर ऑफ मोड में आ सकता है। फॉर एक्सटेंस कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जानवरों का खौफ होता है, बिल्लियों का डर होता है, कुछ होता है, मे बी किसी बिल्ली ने उन पर अटैक किया हो। अच्छा, पता ऐसा चलेगा कि वो कभी रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से उनके सामने बिल्ली आ गए तो वो पैल्पिटेशंस होना शुरू हो जाएंगे, वो उनका घबराहट होना शुरू हो जाएगा, वो अवॉइड करना शुरू करेंगे। तो इस तरह डायग्नोसिस में आती है। फोबियाज अक्सर जो होते हैं वो डेली लाइफ को इतना हिंडर नहीं करते हैं क्योंकि वो छोटे उसमें होते हैं। ट्रॉमास जो होते हैं वो आपकी डेली फंक्शनिंग को ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन अगर फोबिया ट्रॉमा में बदल चुका है तो फिर वो डायग्नोस्टेबल होता है। अच्छा, तो ये ट्रॉमा में कैसे बदल जाता है और क्योंकि हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे होते, या अगर फोबिया तो कैसे उसको ओवरकम करेंगे और ट्रॉमा की स्टेट में ना जाए? ठीक है, फोबिया जब तक ट्रॉमा में नहीं बदलता जब तक वो रेकरेंट ना हो। जैसे अब हमारे फैमिलीज में इस तरह होता है ना, इसको किसी चीज़ का डर होता है, उसको ज़्यादा उसके ऊपर फेंका जाता है। अब किसी को जानवर का डर है तो उस पर बार बार जाके आप वो छिपकलियों का भी बड़ा होता है, छिपकलियों का डर होता है, जाली भी कोई फेंक देना तो दम निकल जाता है कि ऐसा और फैमिली में ऐसे मजाक होता है तो वो फिर ट्रॉमा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्योंकि वो बच्चे को आप उस फोबिया से निकाल नहीं रहे, उसको और ट्रॉमाटाइज करो। बार बार उसको बच्चे को अंधेरे का डर है लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं और डराने के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, तो वो ट्रॉमा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो तब जब एक फोबिया ट्रॉमा में बदल जाता है तो फिर वो लाइफ लॉन्ग ख़राब कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो ट्रॉमा है उसको ट्रॉमा से बचाने के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रॉमा इज इटसेल्फ अ ह्यूज टॉपिक, लेकिन स्टिल बिल्कुल देखिए, अगर ट्रॉमा से बचने के लिए सबसे पहले फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है कि अगर एक इंसान को किसी चीज़ का फोबिया हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको देयर एंड देन एड्रेस किया जाए, ना कि उसको बढ़ाया जाए या बोला जाए कि कुछ नहीं है, ये तो ऐसी कोई डर है, कौन डरता है। मतलब सही, अगर एक इंसान के लिए वो नॉर्मल चीज़ है लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो वाकई। अच्छा, अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है हाइट की, डार्कनेस की, किसी और चीज़ से, बिल्ली से डरने की, लेजर्ड से, तो उसको माँ बाप कैसे समझाएंगे, कैसे काउंसिल करें उसको? देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि ठीक है उनको वाकई में डर लग रहा है। अगर उनको किसी बच्चे को डार्कनेस से डर लग रहा है तो उसके साथ बैठें, उसके साथ पूछें कि ठीक है आपको डार्कनेस में सबसे ज़्यादा क्या डर लगता है, कोई चीज़ दिखती है वाकई में, कोई सुपर नेचुरल चीज़ है या कोई ऐसी इसका माइंड बना लिया गया है, तो उसके साथ बैठें, बात करें। जितना आप अपने बच्चे के साथ बैठ के पूछेंगे उतना ही आप उसके बच्चे की वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर जब आपको पता चल गया कि ठीक है कि मुझे बच्चे को एक चीज़ से डर लग रहा है तो आप क्या मेजर्स दे सकते हैं कि आपने नाइट लाइट जला दी या कोई लाइट ऑन कर दी। लेकिन अगर फिर भी बहुत डर रहा है बच्चा तो फिर देन देयर इज़ अ नीड फॉर प्रोफेशनल हेल्प, ताकि वो अंडरस्टैंड करें कि बच्चे को वाकई में किस चीज़ से, क्या किसी ने डराया गया है या कोई और मेंटल हेल्थ स्टेट तो नहीं है कि अगर कोई चीज़ें दिख रही हैं, सुनाई दे रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को एड्रेस। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच मरियम, आपने हमें वक्त दिया और आपसे इतनी डिटेल में गुफ्तगू की। आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमरा टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।